चैप्टर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है जो मल्टीपल कंट्रीज के कोलेब्रेशन से बनाई जाती है। ये इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल लॉ के अंदर काम करती है और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। इनका मेन गोल कंट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट देना होता है, स्पेशली जब उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 को देखते हैं। ये कॉन्फ्रेंस जुलाई 1 से 22 तक 1944 को माउंट वाशिंगटन होटल, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में हुई थी। इन कॉन्फ्रेंस में 44 एलाइड नेशन के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जॉन माइनार्ड केन्स यूके के और हैरी डेक्स्टर वाइट यूएसए के इसके की फिगर्स थे। गोल की बात करें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल करना था। प्रिवेंट इकोनॉमिक कायोस, 1930s के ग्रेट डिप्रेशन जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एवॉइड करना था। प्रोमोट ग्रोथ, पोस्ट वॉर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना था। इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड एट ब्रेटन वुड्स को देखते हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी पर्पज की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन गोल था इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस की प्रॉब्लम होती है या करेंसी की वैल्यू गिर रही होती है तो IMF उन्हें शॉर्ट टर्म लोन देता है ताकि उनका फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल हो सके। वर्ल्ड बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी पर्पज की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का फोकस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे था। इसका एम था पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, इंडिया को वर्ल्ड बैंक से लोन मिलते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स बनाया जा सके। ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम को देखते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के अंदर एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब था कि करेंसी को US डॉलर से पैक किया गया और US डॉलर को गोल्ड से पैक किया गया। एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री की करेंसी को US डॉलर से पैक किया गया है तो उस करेंसी की वैल्यू डायरेक्टली लिंक होती थी डॉलर के वैल्यू के साथ। अगर US डॉलर की वैल्यू बढ़ती या गिरती थी तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती थी। गोल्ड स्टैंडर्ड एंड डॉलर पैक, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब था कि US डॉलर को गोल्ड के इक्विवेलेंट सेट किया गया था और बाकी कंट्रीज को US डॉलर के अकॉर्डिंग सेट किया गया था। रीजन फॉर गोल्ड पैक, डॉलर पैक, यह सिस्टम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया था। इससे कंट्री अपनी करेंसीज को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू नहीं कर सकती थी, जो कि कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन को प्रिवेंट करता था। एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू बहुत कम कर देती तो उसका एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता था, पर ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने इससे रोकने की कोशिश की थी ताकि सब कंट्री को फेयर ट्रेड मिल सके। अब कुछ की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक, IBRD, वर्ल्ड बैंक एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड करता है, जिससे पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये एक सिस्टम है जिसमें कंट्री की करेंसीज को एक स्पेसिफिक वैल्यू पे पैक किया जाता है, जैसे US डॉलर। ये स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टिबिलिटी प्रोवाइड करता है। गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड एक मॉनेटरी सिस्टम था जिसमें करेंसी को गोल्ड के इक्विवेलेंट सेट किया जाता था। यह सिस्टम ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में इंप्लीमेंट किया गया था। डॉलर पैक,
डॉलर पेग का मतलब था कि बाकी कंट्री की करेंसीज को यूएस डॉलर के वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स WBG। The World Bank Group was established in 1944 during the Bretton Woods Conference। इसका मेन गोल था पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। एग्जाम्पल, अगर किसी डेवलपिंग कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन या एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए होते हैं तो वर्ल्ड बैंक उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 189 मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है जो दुनिया के हर कोने से मेंबर कंट्री को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं और उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। इंस्टीट्यूशंस विद इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप को देखते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। ये इंस्टीट्यूशन मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड कर सके। एग्जाम्पल, अगर इंडिया को हाईवे बनाने के लिए लोन चाहिए तो IBRD उन्हें लोन दे सकता है। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA का मेन फोकस है पुअरेस्ट कंट्रीज को लो इंटरेस्ट लोन और ग्रांट देना। ये उन कंट्रीज के लिए होता है जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही होती है। एग्जाम्पल, अगर बांग्लादेश को बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए तो IDA उन्हें कंसेशनल लोन दे सकता है। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करता है। ये बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को फंड करता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड कर सके। एग्जाम्पल, अगर एक स्मॉल कंपनी को इंडिया में अपना फैक्ट्री एक्सपेंड करना हो तो IFC उन्हें फंडिंग दे सकता है। अब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA फॉरेन इन्वेस्टर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सके विदाउट फेयर ऑफ पॉलिटिकल रिस्क लाइक एक्सप्रोप्रिएशन और वार। एग्जाम्पल, अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर अफ्रीका में अपना फैक्ट्री लगाना चाहता है तो MIGA उन्हें इंश्योरेंस दे सकता है। अब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID का काम है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। अगर इन्वेस्टर और होस्ट कंट्री के बीच कोई डिस्प्यूट हो तो ICSID उनको सेटल करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर अमेरिकन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई लीगल इशू हो तो ICSID उनका डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक को देखते हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट स्टॉप्ड पब्लिशिंग। ये रिपोर्ट कंट्री की बिजनेस इन्वायरमेंट को मेजर करती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, टैक्स सिस्टम और एज ऑफ गेटिंग परमिट। एग्जाम्पल, अगर इंडिया का रैंकिंग इंप्रूव होता है तो इसका मतलब है कि इंडिया में बिजनेस करना आसान हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये इंडेक्स कंट्री के ह्यूमन कैपिटल को एवेल्युएट करता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, अगर इंडिया का स्कोर हाई है तो इसका मतलब है कि इंडिया अपने लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पे अच्छा काम कर रहा है। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। के ये रिपोर्ट वर्ल्ड के इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करती है और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, अगर ये रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज पर फोकस कर रही है तो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए स्ट्रेटेजीज बताएंगे। अब शेयर होल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक को देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विथ 16.41% वोट्स। जापान कम्स सेकेंड विथ 7.87% वोट्स। जर्मनी, यूनाइटेड नेशन एंड फ्रांस के पास भी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है, अराउंड 4 to 5%। बाकी के शेयर्स 189 मेंबर्स कंट्रीज के बीच डिवाइड किया गया है।
एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है, इसका मतलब है कि उनका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड बैंक के डिसीजन पर सबसे ज्यादा होता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। पॉवर्टी रिडक्शन, ये वर्ल्ड बैंक का मेन गोल है। पॉवर्टी सॉरी वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को फंड और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि वो पॉवर्टी को रिड्यूस कर सके और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब है ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को प्रिजर्व करते हैं। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली और लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होते हैं। कंसेशनल लोन, ये लोन लो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है ताकि कंट्री को रीपे करने में आसानी हो। ये ज्यादातर पुअरेस्ट कंट्री के लिए होता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक कंपोनेंट। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 5 key institutions, each with its own role and focus। चलिए इसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। IBRD, established in 1944। IBRD का मेन गोल है मिडिल इनकम कंट्रीज और क्रेडिट वर्थी लोन कंट्रीज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइप की बात करें तो IBRD लोन प्रोवाइड करता है जिसमें मार्केट इंटरेस्ट रेट लगते हैं। फोकस एरिया की बात करें तो IBRD का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड, ब्रिज, एनर्जी प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन पर होता है। अब बात करते हैं इंडिया मेंबरशिप की बात करें तो हाँ, इंडिया इज द मेंबर ऑफ IBRD। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA को डिटेल में समझते हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 1960, इसका प्राइमरी पर्पज होता है IDA का मेन गोल है पुअरेस्ट कंट्री को पॉवर्टी रिडक्शन के लिए कंसेशनल लोन और ग्रांट प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइप की बात करें तो IDA कंसेशनल लोन और ग्रांट प्रोवाइड करता है जो पुअरेस्ट कंट्री के लिए होता है। फोकस एरिया की बात करें तो IDA का फोकस पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल सर्विस जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और कंट्री डेवलपमेंट पर होता है। इंडिया की मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IDA। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC को डिटेल में समझते हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 1956, IFC का मेन गोल है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्री में सपोर्ट करना। ये जॉब क्रिएशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइप की बात करें तो IFC लोन, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और एडवर्सरी सर्विस प्रोवाइड करता है। फोकस एरिया की बात करें तो IFC का फोकस प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्मॉल बिजनेसेस इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो IFC उसे लोन या इक्विटी इन्वेस्टमेंट दे सकता है। इंडिया मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ IFC। MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एस्टेब्लिश्ड इन 1988। मिगा का मेन गोल है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्री में अट्रैक्ट करना। यह पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करता है ताकि इन्वेस्टर को रिस्क ना हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइप की बात करें तो मिगा पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करता है। फोकस एरिया की बात करें तो मिगा का फोकस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को फोस्टर करना। इंडिया मेंबरशिप की बात करें तो यस, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ MIGA। अब SID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, एस्टेब्लिश्ड इन 1966। ICSID का काम है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को सेटल करना। अगर फॉरेन इन्वेस्टर और होस्ट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो ICSID आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन सर्विस प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट टाइप की बात करें तो ICSID आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन सर्विस प्रोवाइड करता है। फोकस एरिया की बात करें तो ICSID का फोकस है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को सेटल करना। इंडिया मेंबरशिप की बात करें तो नहीं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक कंट्रीब्यूशंस टू इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इंडिया को हर स्टेज पर सपोर्ट किया है। चलिए इसके कुछ की कंट्रीब्यूशंस को समझते हैं। अर्ली सपोर्ट,
फर्स्ट लॉन इन 1949। 1949 में इंडिया को वर्ल्ड बैंक से अपना पहला लोन मिला था। ये लोन पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट के लिए दिया गया था ताकि इंडिया अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सके। एग्जाम्पल, इस लोन का यूज रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था, जिससे कंट्री की कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड किया है। इन प्रोजेक्ट का पर्पज इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट को बूस्ट करना था। कुछ मेजर प्रोजेक्ट को देखते हैं। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एनएचडीपी। एनएचडीपी का गोल था इंडिया के हाईवेज को इम्प्रूव करना ताकि ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बनाया जा सके और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट किया जा सके। एग्जाम्पल, एनएचडीपी के थ्रू गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जिससे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को कनेक्ट करने वाले हाईवे बनाए गए। ये प्रोजेक्ट अब इंडिया के मेजर ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को का हिस्सा है। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए। एसएसए का एम था यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रमोट करना ताकि हर बच्चा स्कूल जा सके और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। एग्जाम्पल, एसएसए के अंदर फ्री एजुकेशन और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया, जिसमें रूरल एरिया में स्कूल बिल्डिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग और एजुकेशनल मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम। एनआरएचएम का गोल था रूरल एरिया में हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करना। इस मिशन का फोकस मेटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और डिजीज प्रिवेंशन पर था। एग्जाम्पल, एनआरएचएम के थ्रू रूरल हेल्थ केयर सेंटर को स्ट्रेंथन किया गया और ट्रेंड हेल्थ वर्कर को डिप्लॉय किया गया, जिससे रूरल एरिया में हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव हुए। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था सैनिटेशन को इम्प्रूव करना और ओपन डेफिकेशन को इलिमिनेट करना। एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक ने मिशन को फंड करके टॉयलेट बनाने और क्लीननेस अवेयरनेस कैंपेन को प्रमोट किया, जिससे पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हुई। स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन का एम था अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके सिटी को सस्टेनेबल और लाइवेबल बनाना। एग्जाम्पल, भुवनेश्वर, पुणे और जयपुर जैसे सिटीज में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। एज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव का एम था बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके और इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की बिजनेस रेगुलेटरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद की, जिससे स्टार्टअप्स को बिजनेसेस करने में आसानी हुई और इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग इंप्रूव हुई। सोशल रूफटॉप फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का गोल था रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना और सोशल पावर को अर्बन और रूरल एरिया में स्केल पर इंप्लीमेंट करना। एग्जाम्पल, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में सोशल पैनल इंस्टॉल किए गए, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट को बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई का मेन एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना ताकि हर इंडियन सिटीजन को बैंकिंग फैसिलिटीज मिल सके। एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम और बैंक अकाउंट खोलने के लिए हेल्प की, जिससे मिलियंस ऑफ इंडियन को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के से कनेक्ट किया गया। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब है रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और हेल्थ केयर जैसे बेसिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना। ये डेवलपमेंट कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। कंसेशनल लोन। ये लोन लो इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है, जिसमें रीपेमेंट टर्म भी फ्लेक्सिबल होते हैं। ये लोन यूजुअली डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है ताकि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड कर सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है सभी लोगों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस देना, चाहे वो रूरल या अर्बन। इससे लोग अपने सेविंग को सिक्योर कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ को डिटेल में।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पज है ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को प्रमोट करना और दुनिया भर के देशों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। अब इसके स्टेब्लिशमेंट एंड इसके पर्पज को देखते हैं। आईएमएफ का स्टेब्लिशमेंट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ था। यह कॉन्फ्रेंस यूएसए के न्यू हैम्पशायर स्टेट के ब्रेटन वुड्स टाउन में हुई थी। आईएमएफ का मेन पर्पज है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को प्रमोट करना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उन कंट्रीज को जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। आईएमएफ के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, सभी देशों के बीच मॉनेटरी पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए पॉलिसीज और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने में मदद करना, रिड्यूस पॉवर्टी, आईएमएफ का एम है दुनिया भर में पॉवर्टी को रिड्यूस करना, सपोर्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ, देशों की ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट करना, प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक एडवाइस देना और उन्हें फाइनेंशियल प्रोवाइड करना, प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करना। अब फंक्शन ऑफ आईएमएफ को देखते हैं। आईएमएफ के कुछ मेन फंक्शंस हैं, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस, आईएमएफ अपने मेंबर कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच इम्बैलेंस फेस कर रही है तो आईएमएफ उस कंट्री को लोन प्रोवाइड करके उसके रिजर्व को रिप्लेनिश करता है और करेंसी को स्टेबलाइज करता है। आईएमएफ सर्विलेंस, आईएमएफ दुनिया के 190 मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज को मॉनिटर करता है। आईएमएफ ये चेक करता है कि कंट्री की पॉलिसीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्क तो नहीं बना रही है। एग्जाम्पल, आईएमएफ रेगुलेटरी इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को मॉनिटर करता है और अगर कोई रिस्क देखने को मिलता है तो वो पॉलिसी सजेशन देता है। कैपेसिटी डेवलपमेंट, आईएमएफ अपने मेंबर कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसका गोल है कंट्री को अपने बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज करने में मदद करना और उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल, आईएमएफ ने इंडिया को फाइनेंशियल डाटा रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करने में मदद की ताकि गवर्नमेंट को बेटर डिसीजन मेकिंग टूल्स मिल सके। अब गवर्नेंस सेटअप ऑफ आईएमएफ को देखते हैं। आईएमएफ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से काम करता है, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर, हर मेंबर कंट्री का एक गवर्नर होता है जो आईएमएफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, जैसे कोटा इंक्रीज, न्यू मेंबर्स को एडमिट करना और आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट को अमेंड करना। मिनिस्टेरियल कमिटीज, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी आईएमएफसी, ये कमिटी ग्लोबल इकोनॉमिक इशू और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को डिस्कस करता है। डेवलपमेंट कमिटी, ये कमिटी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर एडवाइस देता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 24 मेंबर होते हैं जो आईएमएफ के डेली ऑपरेशन को मैनेज करता है। ये बोर्ड आईएमएफ के काम को सुपरवाइज करता है और डिसीजन लेता है। आईएमएफ मैनेजमेंट, आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ के डेली बिजनेसेस को लीड करता है। आईएमएफ मेंबरशिप और कोटास को देखते हैं। आईएमएफ मेंबरशिप, आईएमएफ का मेंबरशिप किसी भी देश को दिया जा सकता है जो आईएमएफ के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए रेडी हो। आईएमएफ का मेंबरशिप होना वर्ल्ड बैंक के मेंबरशिप के लिए भी जरूरी है। आईएमएफ कोटास, आईएमएफ में हर मेंबर कंट्री को कोटा सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। ये कोटा
उस कंट्री की वेल्थ और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड होता है। कोटा फॉर्मूला में जीडीपी, ओपेननेस, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी और इंटरनेशनल रिजर्व को कंसीडर किया जाता है। कोटा फॉर्मूलाज को देखते हैं। जीडीपी का 50% वेट होता है, ओपेननेस का 30% वेट होता है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी का 15% वेट होता है और इंटरनेशनल रिजर्व का 5% वेट होता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया का जीडीपी और इंटरनेशनल रिजर्व अच्छे हैं तो उसका कोटा भी ज्यादा होगा। स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स एचडीआर। एचडीआर आईएमएफ का यूनिट ऑफ अकाउंट है। ये एक करेंसी नहीं है बल्कि एक क्लेम है जो मेंबर कंट्री को आईएमएफ के पास रखी करेंसी के अगेंस्ट मिलती है। एचडीआर एक बास्केट ऑफ करेंसीज से बनाए जाते हैं जिसमें यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज रेनमिनबी शामिल हैं। आईएमएफ रोल्स इन क्राइसिस रिस्पांस को देखते हैं। आईएमएफ ने कई इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान हेल्प की है। 1973 ऑयल क्राइसिस, जब ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, आईएमएफ ने ऑयल फैसिलिटी के थ्रू उन कंट्रीज की मदद की जो ऑयल प्राइस हाइक से इफेक्ट हो गई थी। 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आईएमएफ ने इस क्राइसिस के दौरान सर्विलेंस को स्ट्रेंथन किया और पॉलिसी एडवाइस दी ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। अब बात करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स को डिटेल में। स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ का एक इंपॉर्टेंट रिजर्व एसेट है जो 1963 में बनाया गया था। इसका मेन पर्पज है कि मेंबर कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट किया जा सके। क्रिएशन एंड पर्पज ऑफ एचडीआर। एचडीआर को आईएमएफ ने 1969 में क्रिएट किया था। ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट के रूप में काम करता है, मतलब ये एक ऐसा एसेट है जो कंट्रीज अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने के लिए यूज कर सकती है। एचडीआर का मेन पर्पज है कंट्री को एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करना जब उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो या जब उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना हो। एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री फॉरेन करेंसी रिजर्व में कमी महसूस करती है तो वो एचडीआर को अपनी रिजर्व को बढ़ाने के लिए यूज कर सकती है। टोटल एचडीआर एलोकेशन की बात करें तो अब तक एचडीआर 660.7 बिलियन एलोकेट किया गए हैं जो लगभग 943 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर के बराबर है। लार्जेस्ट एलोकेशन, अगस्त 2021 को सबसे बड़ी एलोकेशन अप्रूव की गई थी जो एचडीआर 456 बिलियन थी। ये एलोकेशन अगस्त 23, 2021 से इफेक्टिव हुई थी। इसका मेन गोल था ग्लोबल रिजर्व की लॉन्ग टर्म नीड को एड्रेस करना, कोविड-19 पेंडेमिक के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से कंट्री को हेल्प करना। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान दुनिया के कई देश इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना कर रहे थे। आईएमएफ ने एचडीआर एलोकेशन की मदद से उन देशों को अपने रिजर्व को स्टेबलाइज करने में मदद की ताकि उनको अपने इकोनॉमिक रिकवरी में आसानी हो। एचडीआर वैल्यू एंड करेंसी बास्केट को देखते हैं। वैल्यू ऑफ एचडीआर। एचडीआर की वैल्यू एक बास्केट ऑफ 5 करेंसीज के थ्रू डिटरमाइन होता है। ये करेंसीज है यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमिनबी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। एग्जाम्पल, अगर यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो एचडीआर की वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि यूएस डॉलर इस बास्केट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब एचडीआर बास्केट्स के रिव्यू को देखते हैं। एचडीआर बास्केट रिव्यू। आईएमएफ हर 5 साल में एचडीआर बास्केट को रिव्यू करता है। इस रिव्यू का मेन गोल है इंश्योर करना कि एचडीआर की वैल्यू करंट ग्लोबल इकोनॉमी को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे। नवंबर 2015 में आईएमएफ ने अपने एचडीआर बास्केट को अपडेट किया और चाइनीज रेनमिनबी आरएमबी को एचडीआर बास्केट में शामिल किया। ये डिसीजन चाइना की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है।
एग्जाम्पल, पहले एचडीआर बास्केट में चाइनीज रेनमी भी नहीं था, लेकिन चाइना की इकोनॉमी के ग्लोबल ग्रोथ के साथ आईएमएफ ने आरएमबी को इंक्लूड किया, जिससे एचडीआर की वैल्यू और एक्यूरेट हो गई। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, ये एक रिजर्व एसेट्स है जो आईएमएफ ने बनाया है, जिसका यूज कंट्री अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सप्लीमेंट करने के लिए कर सकती है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना और कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। करेंसी बास्केट, एचडीआर की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आईएमएफ एक बास्केट ऑफ करेंसीज का यूज करता है। ये बास्केट दुनिया की मेजर करेंसीज को इंक्लूड करता है। कोटा सिस्टम, आईएमएफ में हर कंट्री को एक कोटा दिया जाता है जो उस उसकी इकोनॉमिक साइज और ग्लोबल इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। अब बात करते हैं आईएमएफ बेल आउट। बेल आउट का मतलब होता है किसी ऐसे एंटिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट देना जो बैंकरप्सी के डेंजर में हो। जब एक कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है तो आईएमएफ उस कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे हम आईएमएफ बेल आउट कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ आईएमएफ असिस्टेंस को देखते हैं। आईएमएफ बेल आउट का सपोर्ट अलग अलग फॉर्म्स में दिया जा सकता है, जैसे लोन्स, आईएमएफ कंट्री को पैसा उधार देता है। कैश इंजेक्शन, आईएमएफ डायरेक्टली पैसा प्रोवाइड करता है ताकि कंट्री अपने इमीडिएट फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। बॉन्ड परचेजेज, आईएमएफ कंट्री के बॉन्ड खरीदता है ताकि उनको पैसा मिल सके। स्टॉक एक्विजिशन, आईएमएफ कंट्री के शेयर्स खरीदता है। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री के पास अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है तो आईएमएफ उस कंट्री को लोन दे सकता है, जिससे वो फ्यूचर में रिपे कर सके। रीजन फॉर आईएमएफ बेल आउट को देखते हैं। कंट्रीज आईएमएफ से बेल आउट लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक रीजंस होती है। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, जब कंट्री की इकोनॉमी को मेजर रिस्क का सामना हो, जैसे इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक स्लोडाउन। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री की इकोनॉमी कितनी बेकार हो गई हो कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रही हो तो आईएमएफ बेल आउट प्रोवाइड करेगा। करेंसी क्राइसिस, अगर कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर रही हो तो आईएमएफ कंट्री को सपोर्ट देता है ताकि करेंसी को स्टेबलाइज किया जा सके। एग्जाम्पल, 1997 में थाईलैंड ने आईएमएफ से बेल आउट लिया था जब उनकी करेंसी वैल्यू कोलैप्स होने वाली थी। एक्सटर्नल डेब्ट ऑब्लिगेशन, अगर कंट्री अपने एक्सटर्नल डेब्ट को रिपे करने में फेल हो रही है तो आईएमएफ हेल्प करता है। एग्जाम्पल, ग्रीस ने 2010 में आईएमएफ से बेल आउट लिया था जब वो अपने डेब्ट को रिपे नहीं कर पा रहे थे। एसेंशियल इंपोर्ट, जब कंट्री को एसेंशियल इंपोर्ट जैसे फ्यूल, फूड्स, मेडिसिन एक्सेट्रा खरीदने के लिए पैसे चाहिए हो। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री को ऑयल इंपोर्ट करना है और उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो आईएमएफ उसको सपोर्ट कर सकता है। इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट, आईएमएफ कंट्री की करेंसी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर आईएमएफ बेल आउट। आईएमएफ से बेल आउट लेने वाली कंट्रीज को कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, आईएमएफ चाहता है कि कंट्री अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करे, जैसे कि फिस्कल ट्रांसपेरेंसी यानी कि गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को क्लियर रखा, और टैक्स रिफॉर्म यानी कि टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करना। एग्जाम्पल, आईएमएफ ने ग्रीस से बोला था कि वो अपने टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल करे ताकि उनका इकोनॉमिक स्टेबल हो सके। स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज रिफॉर्म्स, अगर कंट्री के स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज यानी कि गवर्नमेंट ऑन कंपनीज इनसफिशियंट है तो आईएमएफ उसको रिफॉर्म करने के लिए कहता है। एग्जाम्पल, आईएमएफ ने पाकिस्तान को बोला था कि वो अपने स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज को प्राइवेटाइज करे ताकि उनकी इफिशियंसी बढ़ सके। मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, आईएमएफ चाहता है कि कंट्री अपने मॉनेटरी पॉलिसीज और क्रेडिट एग्रीगेट्स को एडजस्ट करे, जैसे इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। इंटरनेशनल रिजर्व्स, आईएमएफ चाहता है कि कंट्री अपने फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करे ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो।
फिस्कल बैलेंस। आईएमएफ चाहता है कि कंट्री अपने फिस्कल बजट को बैलेंस करे और एक्सटर्नल बोरोविंग को मैनेज करे ताकि उनको फ्यूचर में रीपेमेंट प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल, आईएमएफ ने अर्जेंटीना से बोला था कि वो अपने फिस्कल बजट को बैलेंस करे और अननेसेसरी एक्सटर्नल बोरोविंग को रिड्यूस करे। अब बात करते हैं आईएमएफ एंड इंडिया। इंडिया का आईएमएफ के साथ डीप कनेक्शन है क्योंकि इंडिया आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है और उसने कई बार आईएमएफ से मदद ली है। चलिए आज हम देखते हैं कि आईएमएफ और इंडिया का रिलेशनशिप कैसा रहा है और किस तरह से इंडिया ने आईएमएफ की मदद से अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया है। इंडिया एज ए फंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की फाउंडिंग मेंबर आईएमएफ की फाउंडिंग मेंबर होने के नाते इंडिया ने 1944 में आईएमएफ को ज्वाइन किया था। इंडिया का रोल आईएमएफ में काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, आईएमएफ ने के रूल्स और रेगुलेशन से ग्लोबल ट्रेड को एक्सपेंड करने में मदद मिली और इंडिया को इससे काफी फायदा हुआ, जिसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंप्रूव करना शामिल था। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड आईएमएफ असिस्टेंस को देखते हैं। पोस्ट पार्टीशन इंडिया को फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट सबसे बड़ा इशू था। इसका मतलब है कि इंडिया अपने इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए फॉरेन करेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। 1965 और 1971 में इंडिया को आईएमएफ से लोन मिला था, स्पेशली इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद। ये लोन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए दिया गया था। एग्जाम्पल, 1971 में इंडिया को आईएमएफ से फॉरेन करेंसी की जरूरत थी ताकि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्टेबल कर सके। लॉन्स एंड रीपेमेंट। आईएमएफ लोन के माध्यम से इंडिया को अपने फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करने में मदद मिली। इंडिया ने 1971 तक आईएमएफ से फॉरेन करेंसी परचेज की थी और फिर ये लोन कंप्लीटली रिपे कर दिया था। एग्जाम्पल, 1973 में ऑयल प्राइस एस्केलेशन के बाद भी आईएमएफ ने इंडिया को लोन दिया ताकि ऑयल इंपोर्ट को मैनेज किया जा सके। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का क्रिएशन 1970 में आईएमएफ ने किया था। एसडीआर एक टाइप का इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स होता है जिससे मेंबर कंट्रीज अपनी रिजर्व को इनहेंस करने के लिए यूज करता है। इंडियाज बेनिफिट। इंडिया को एसडीआर के जरिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली थी। एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान 2021 में आईएमएफ ने एसडीआर एलोकेशन किया जो कंट्री को रिजर्व इंप्रूव करने में मदद करता है, इंक्लूडिंग इंडिया। मेसिव लॉन्स इन 1981। 1981 में इंडिया को आईएमएफ से एक मेसिव लोन मिला था जो अराउंड 5,000 करोड़ का था। ये लोन एक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के लिए दिया गया था जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के परसिस्टेंस डेफिसिट के वजह से आया था। एग्जाम्पल, ये लोन इंडिया को अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को वापस लाने में मदद कर रहा था जबकि फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो गए थे। आईएमएफ स्पेशलिस्ट एंड इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी को देखते हैं। स्क्रूटिनी को आईएमएफ स्पेशलिस्ट इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन को एसेस करते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी और एडवाइस प्रोवाइड की जाती है। ये एडवाइस इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शेप करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, आईएमएफ के एक्सपर्ट्स ने इंडिया को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंप्लीमेंट करने के लिए सजेस्ट किया था, जैसे टैक्स रिफॉर्म, सब्सिडी कट और करेंसी डिवेल्युएशन। अब ऑयल फैसिलिटी एंड आईएमएफ रिस्पांस को देखते हैं। ऑयल फैसिलिटी का क्रिएशन आईएमएफ ने 1973 में किया था जब ऑयल प्राइस एस्केलेशन के वजह से इंडिया को फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना हो रहा था। इस फैसिलिटी का यूज इंडिया ने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए किया। इमरजेंसी लोन इन अर्ली 1991 में
इंडिया को आईएमएफ से इमरजेंसी लोन मिल गया था जो 2.2 बिलियन डॉलर था। ये लोन गोल्ड रिजर्व को प्लेज करके लिया गया था ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्टेबलाइज किया जा सके। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए इंडिया ने प्रोमिस किया था कि वो करेंसी डिवेल्युएशन, फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन, सब्सिडी कट और इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म इंप्लीमेंट करेगा। एग्जाम्पल, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसमें लिबरलाइजेशन और मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज शामिल थी, इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हेल्प की। आईएमएफ स्पेशल रोल्स इन इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं। इंडिया का स्पेशल रोल आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। इंडिया एक इम्पोर्टेंट मेंबर है जो आईएमएफ के पॉलिसीज को शेप करता है। इंडिया का करंट कोटा एचडीआर 5821.5 मिलियन है और वो 13th लार्जेस्ट कोटा होल्डर है। वोटिंग शेयर के बेसिस पर इंडिया 17th रैंक पर है। 1993 के बाद से इंडिया ने आईएमएफ से कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ली। इसका मतलब है कि इंडिया अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुका था और अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लिया था। 2000 में इंडिया ने अपने आईएमएफ के शेयर्स लोन को रीपे कर दिया, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन इन आईएमएफ। इंडिया का रिप्रेजेंटेशन आईएमएफ में काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में एक्स ऑफिशियो गवर्नर होती है। आरबीआई गवर्नर, अल्टरनेट गवर्नर होता है आईएमएफ में। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के सभी देशों के बीच ट्रेड रूल्स को एस्टेब्लिश करने के काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करने, एडॉप्ट करने और इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। डब्ल्यूटीओ का मेन गोल है कि वर्ल्ड ट्रेड को फेयर एंड एफिशिएंट बनाया जाए। डब्ल्यूटीओ को 1995 में यूरुग्वाय राउंड के बाद बनाया गया था। यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के डिसीजन के बीच ट्रेड को रेगुलेट करता है। डब्ल्यूटीओ के अंदर एग्रीमेंट होते हैं जो हर मेंबर कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं। मेंबरशिप की बात करें तो डब्ल्यूटीओ के पास 164 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। 23 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, जिसमें ईरान, इराक, भूटान, लीबिया जैसे देश शामिल हैं। ये कंट्री डब्ल्यूटीओ के डिसीजन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन उनका फुल मेंबरशिप नहीं होता। अब इसके की प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर को अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट देनी होती है। इस प्रिंसिपल के अंदर अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है तो उसे अपने दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर के साथ भी वैसे ही ट्रीट करना होगा। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने चाइना से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है तो इंडिया को अपने दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर के लिए भी वैसे ही ड्यूटी लगानी होगी जैसे चाइना के लिए लगाई थी। ये रूल इंश्योर करता है कि कोई भी कंट्री अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ अनफेयर प्रैक्टिस ना करे। रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि अगर एक कंट्री अपनी मार्केट को दूसरी कंट्री के लिए खोलती है तो दूसरी कंट्री को भी अपनी मार्केट वैसे ही ओपन करनी हो चाहिए। एग्जाम्पल, अगर इंडिया अपने मार्केट में यूएस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने की परमिशन देता है तो यूएस को भी इंडिया के प्रोडक्ट को अपने मार्केट में इंपोर्ट करने की परमिशन देनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ट्रेड को म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए प्रमोट करता है। अब गोल देखते हैं डब्ल्यूटीओ के। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। डब्ल्यूटीओ का मेन गोल है दुनिया के सभी देशों के बीच ट्रेड को फैसिलिटेट करना ताकि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो स्मूथली हो सके। डब्ल्यूटीओ ने टैरिफ्स को रिड्यूस किया है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिला है। प्रमोट नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रेड प्रैक्टिसेस। डब्ल्यूटीओ का एम है कि सभी मेंबर कंट्रीज को इक्वल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। प्रमोट रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट।
डब्ल्यूटीओ के अंदर कंट्री को म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की इंकरेजमेंट दी जाती है, जिसमें दोनों तरफ से मार्केट एक्सेस दिया जाता है। एस्टेब्लिशिंग रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। डब्ल्यूटीओ एक रूल बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे ट्रेड रूल्स क्लियर होते हैं। इससे कंट्रीज को अपने ट्रेड डिसीजन में क्लैरिटी मिलती है। इनहैंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डब्ल्यूटीओ का एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करके इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इनहैंस किया जाए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। डब्ल्यूटीओ के पास डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, जिसमें अगर कोई कंट्री अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ डिस्प्यूट्स में है तो डब्ल्यूटीओ उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया एक यूएस के बीच ट्रेड डिस्प्यूट होता है इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो डब्ल्यूटीओ उस डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। इंडिया ट्रेड लिबरलाइजेशन। जब इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए तो डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल काफी मददगार साबित हुई। इंडिया ने अपने टैरिफ्स को रिड्यूस किया और अपने मार्केट को फॉरेन ट्रेड के लिए ओपन किया। इससे इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में इंटीग्रेट होने का मौका मिला। डिस्प्यूट सेटलमेंट। इंडिया वर्सेस यूएस डिस्प्यूट्स। इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में यूएस के अगेंस्ट केस किया था जब यूएस ने इंडिया के स्टील एक्सपोर्ट पर टैरिफ्स लगा दिया था। डब्ल्यूटीओ ने इंडिया के फेवर में रूलिंग दिया, जिससे इंडिया को अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में मदद मिली। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ का हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ऐसे इवोल्यूशन का रिजल्ट है जिसमें ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई थी। डब्ल्यूटीओ का ओरिजिन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT) से हुआ, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए इस हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। की पॉइंट्स इन हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ। ओरिजिन ऑफ GATT पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। GATT को 1947 में 23 कंट्रीज ने जेनेवा में साइन किया था। इसका मेन गोल था इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना और टैरिफ्स को रिड्यूस करना। GATT यानी कि गेट ने इंपोर्ट कोटा को फेज आउट किया और टैरिफ्स को रिड्यूस किया ताकि ग्लोबल ट्रेड को स्मूथ बनाया जा सके। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में थर्ड पिलर के रूप में प्रपोज किया गया था। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान था जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सर्विस और एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करे। हवाना चार्टर्ड को 1948 में ड्राफ्ट किया गया था जो ITO के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता था। हवाना चार्टर्ड चैलेंजेस। यूएस सेनेट ने हवाना चार्टर को रेक्टिफाई नहीं किया, इसलिए ITO कभी ऑपरेशनल नहीं हो पाया। ये एक मेजर सेटबैक था जो ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करने की कोशिश को रोक रहा था। GATT इमरजेंस 1947। जब ITO फेल हो गया तब GATT को 1947 में 23 कंट्रीज के बीच साइन किया गया था और ये जनवरी 1, 1948 से इफेक्टिव हो गया। GATT का मेन फोकस था इंपोर्ट कोटा को हटाना और टैरिफ्स को रिड्यूस करना। GATT को प्राइमरी मल्टीलेटरल ट्रेड इंस्ट्रूमेंट माना गया था, जिसका मतलब है कि ये दुनिया भर के डिसीजन के बीच ट्रेड को रेगुलेट करने का मेन प्लेटफॉर्म था। GATT ने 8 राउंड ऑफ नेगोशिएशन ऑर्गेनाइज किए जिसमें ट्रेड पॉलिसीज को लिबरलाइज करने की कोशिश की गई। GATT एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन नहीं था, इसलिए इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। ये एक डी फैक्टो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता था, लेकिन इसके पास एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था जो ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करे। ट्रांजिशन टू WTO 1995। GATT की इंस्टीट्यूशनल डिफिशिएंसी को देखते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट 1995 में किया गया। WTO ने GATT की
शॉर्टकमिंग को दूर किया और एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन गया जो ट्रेड को रेगुलेट करता है। डब्ल्यूटीओ ने जीएटीटी के पुराने प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू किया, लेकिन इसके स्कोप को बढ़ाया और सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट सेटलमेंट को भी इंक्लूड किया। डब्ल्यूटीओ कॉम्प्रहेंसिव रोल को देखते हैं। डब्ल्यूटीओ का रोल जीएटीटी से काफी कॉम्प्रहेंसिव हो गया। इसमें ट्रेड इन सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया। डब्ल्यूटीओ ने एक रूल बेस्ड सिस्टम स्टेब्लिश किया जिसमें कंट्री को अपना ट्रेड प्रैक्टिसेस को रूल्स के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के। इंडिया एंड जीएटीटी। इंडिया ने जीएटीटी के अंदर अपने टैरिफ्स को रिड्यूस किया, स्पेशली जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। इंडिया ने अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और ग्लोबल ट्रेड के लिए अपने मार्केट को ओपन किया। डब्ल्यूटीओ के अंदर इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिबरलाइज किया। एग्रीकल्चर सब्सिडीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज को भी डब्ल्यूटीओ के थ्रू रिजॉल्व किया। इंडिया को डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का भी फायदा हुआ, जैसे कि जब यूएस ने इंडिया के स्टील एक्सपोर्ट पर टैरिफ्स लगाए थे तो इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में केस फाइल किया था। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है। इसके अंदर अलग अलग बॉडीज और काउंसिल का काम है जो डिसीजन लेने, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने और ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करने का काम करती है। चलिए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। डब्ल्यूटीओ को का सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है। मेंबर, इसमें सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स यानी कि कंट्रीज या कस्टम्स यूनियंस शामिल होते हैं। इसका ऑथोरिटी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के सभी मैटर पर होता है, मतलब ये बॉडी ट्रेड रूल्स और पॉलिसीज को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल, जैसे 2017 में मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ग्लोबल ट्रेड इश्यूज जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडीज और ई कॉमर्स को डिस्कस किया गया था। अब जनरल काउंसिल जेनेवा में लोकेटेड है। इसमें सभी मेंबर्स कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जनरल काउंसिल का काम है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पर डिसीजन लेना। ये रेगुलरली मिलता है और कुछ एडिशनल फंक्शंस भी करते हैं। एग्जाम्पल, जनरल काउंसिल का रोल ट्रेड पॉलिसी रिव्यू और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में भी होता है। जैसे इंडिया और यूएस के बीच स्टील टैरिफ डिस्प्यूट को जनरल काउंसिल के थ्रू रिजोल्व किया गया था। काउंसिल्स रिपोर्टिंग टू जनरल काउंसिल। गुड काउंसिल, ये काउंसिल ट्रेड इन गुड्स गवर्न एग्रीमेंट को मैनेज करता है, मतलब ये बॉडी गुड्स के ट्रेड रूल्स को सेट करती है। सर्विस काउंसिल, ये काउंसिल ट्रेड इन सर्विस एग्रीमेंट को डील करती है, जैसे बैंकिंग सर्विस, आईटी सर्विस एक्सेट्रा। ट्रिप्स काउंसिल, ये काउंसिल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड ट्रेड इश्यूज को मैनेज करती है, मतलब ये बॉडी पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के ट्रेड एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करती है। एग्जाम्पल, ट्रिप्स काउंसिल ने कोविड-19 वैक्सीन के पेटेंट को लेकर डिस्कस किया, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा एक्सेस मिल सके। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी टीपीआरबी, पार्ट ऑफ जनरल काउंसिल। टीपीआरबी भी जनरल काउंसिल का पार्ट है। ये बॉडी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करती है और डायरेक्टर जनरल के रिपोर्ट को कंसीडर करती है। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाता है, जिसमें हर डब्ल्यूटीओ मेंबर की ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू किया जाता है। ये बॉडी सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर के लिए ओपन होती है। एग्जाम्पल, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी रिव्यू टीपीआरबी के थ्रू होती है, जिसमें इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करके सजेशन दिया जाता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डीएसबी भी जनरल काउंसिल का एक पार्ट है। इसकी फंक्शन की बात करें तो ये बॉडी डब्ल्यूटीओ मेंबर के बीच डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। अगर कोई मेंबर डब्ल्यूटीओ रूल का वायलेशन करता है तो डीएसबी उस
डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। डीएसबी के पास अथॉरिटी होती है पैनल एस्टेब्लिशमेंट करने, आर्बिट्रेरी के लिए मैटर रेफर करने और रिपोर्ट एडॉप्ट करने का। एग्जाम्पल, इंडिया वर्सेस यूएस के केस में जब यूएस ने इंडिया का स्टील एक्सपोर्ट पर टैरिफ्स लगा दिए थे तो इंडिया ने डीएसबी के थ्रू केस फाइल किया था और डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का यूज किया था। एपिलेट बॉडी को 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये आर्टिकल 17 ऑफ डीएसबी के अंदर काम करता है। इसमें 7 मेंबर होते हैं जो 4 ईयर टर्म्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये बॉडी पैनल रिपोर्ट को अपील करती है। अगर कोई डब्ल्यूटीओ मेंबर पैनल के डिसीजन से डिसएग्री करता है तो वो एपिलेट बॉडी में अपील कर सकता है। एपिलेट बॉडी लीगल फाइंडिंग को मॉडिफाई या रिवर्स कर सकती है। इसकी रिपोर्ट्स की बात करें तो जब एपिलेट बॉडी का रिपोर्ट एडॉप्ट हो जाता है तो डिस्प्यूटिंग पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, यूएस वर्सेस चाइना केस में एपिलेट बॉडी ने टैरिफ्स को लेकर लीगल फाइंडिंग दिए थे जिससे बोथ कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया। नोगोजी ओकोंजो इवेलास अपॉइंटमेंट। फर्स्ट अफ्रीकन एंड फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल नोगोजी ओकोंजी इवेला को फरवरी 2021 में डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था। यह पहली बार हुआ था कि जब एक अफ्रीकन वुमेन को यह पोजीशन मिली थी। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस अपॉइंटमेंट का ग्लोबल ट्रेड और जेंडर इक्वलिटी पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा। एग्जाम्पल, नगोजी ओकोंजी आइवेला ने अपने टेन्यूर के दौरान कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और ग्लोबल ट्रेड कॉरपोरेशन को प्रमोट किया। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ ट्रेड इन गुड्स। डब्ल्यूटीओ का एक इंपॉर्टेंट बॉडी है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को इंप्लीमेंट करता है। जीएटीटी का मेन फोकस इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स को रेगुलेट करना है। गुड्स काउंसिल का काम यह है इंश्योर करना है कि जीएटीटी के रूल सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। जीएटीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो गुड्स के ट्रेड को रेगुलेट करता है। मेन गोल है कि टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस और कोटाज यानी कि लिमिट्स को रिड्यूस किया जाए ताकि ट्रेड ज्यादा फ्री और फेयर हो सके। जीएटीटी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी आई है। गुड्स काउंसिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड्स काउंसिल का काम है जीएटीटी को इम्प्लीमेंट करना। इसका मतलब है कि ये बॉडी इंश्योर करती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जीएटीटी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। गुड काउंसिल में सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो अपने रेस्पेक्टिव कंट्रीज की तरफ से डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर इंडिया और यूएस के बीच ऑटोमोबाइल इंपोर्ट को लेकर कोई इश्यूज है तो गुड्स काउंसिल इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। कमिटीज अंदर गुड्स काउंसिल के अंदर कई कमिटीज काम करते हैं जो स्पेसिफिक ट्रेड रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करती है। ये कमेटी अलग अलग सब्जेक्ट पर फोकस करती है, जैसे एग्रीकल्चर कमेटी। ये कमेटी एग्रीकल्चर गुड्स के ट्रेड को रेगुलेट करती है। इसका काम है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ट्रेड को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। एग्जाम्पल, अगर इंडिया और ब्राजील के बीच राइस एक्सपोर्ट को लेकर कोई डिस्प्यूट हो तो ये कमेटी उसको हैंडल करेगी। मार्केट एसेस कमेटी। ये कमेटी मार्केट एसेस को इंश्योर करती है, मतलब कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट का एसेस मिलना चाहिए। इसका काम है टैरिफ्स और कोटास को रिड्यूस करना ताकि ट्रेड में बैरियर कम हो। एग्जाम्पल, अगर चाइना ने इंडिया टेक्सटाइल पर हाई टैरिफ्स लगा दिए तो ये कमेटी इस इशू को एड्रेस करेगी। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स कमेटी। ये कमेटी हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड को रेगुलेट करती है जो गुड्स स्पेशली फूड आइटम्स के ट्रेड में अप्लाई होते हैं। ये इंश्योर करती है कि हेल्थ रिस्क से बचने के लिए कंट्री अपने ट्रेड प्रैक्टिसेस को सेफ बनाए। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने पोल्ट्री एक्सपोर्ट किया और यूरोपियन यूनियन ने हेल्थ कंसर्न के वजह से उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो ये कमेटी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड कमेटी।
ये कमेटी टेक्निकल स्टैंडर्ड को रेगुलेट करती है, जैसे प्रोडक्ट पैकेजिंग, लेबलिंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसका गोल है कि अननेसेसरी ट्रेड बैरियर को हटाकर गुड्स के ट्रेड को स्मूथ बनाया जाए। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाए हैं और यूएस को ये स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं हो लगता, तो टीबीटी कमेटी इस इश्यूज को देख सकती है। सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स कमेटी। ये कमेटी सब्सिडीज को रेगुलेट करती है जो गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दे सकती है। अगर एक कंट्री अपने प्रोडक्ट को सब्सिडाइज करती है और दूसरे कंट्री को लगता है कि ये अनफेयर है, तो ये कमेटी काउंटरवेलिंग मेजर यानी कि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। एग्जाम्पल, अगर चाइना अपने स्टील इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहा है और इंडिया को लगता है कि ये अनफेयर कंपटीशन है, तो इंडिया काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाने के लिए इस कमेटी को अप्रोच कर सकता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन कमेटी। ये कमेटी डिसाइड करती है कि किसी प्रोडक्ट का ओरिजिन किस कंट्री का है, जो ट्रेड एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये कमेटी डिसाइड करेगी कि बांग्लादेशी प्रोडक्ट को श्रीलंकन ओरिजिन के अंदर कंसीडर किया जाए या नहीं। एंटी डंपिंग मेजर्स कमेटी। ये कमेटी एंटी डंपिंग मेजर्स को रेगुलेट करती है। डंपिंग का मतलब होता है जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में उसके एक्चुअल कॉस्ट से कम प्राइस पर बेचती है, जिससे लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होता है। एग्जाम्पल, अगर चाइना ने स्टील को इंडिया के मार्केट में लो प्राइस पर बेच दिया, तो इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने के लिए इस कमेटी से मदद ले सकता है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग कमेटी। ये कमेटी इंपोर्ट लाइसेंसिंग को रिड्यूस करती है, मतलब जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया को फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स करने के लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए, तो ये कमेटी उसको मॉनिटर करेगी। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स कमेटी, ट्रिम्स। ये कमेटी इन्वेस्टमेंट मेजर्स को रेगुलेट करती है जो ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। सेफगार्ड कमेटी। ये कमेटी सेफगार्ड मेजर्स को रेगुलेट करती है जो कंट्री अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लाई करती है, जैसे टेम्पोररी टैरिफ्स। ट्रेड फैसिलिटी कमेटी। ये कमेटी ट्रेड फैसिलिटी को प्रमोट करती है जो गुड्स के स्मूथ मूवमेंट को इंश्योर करती है। कस्टम वैल्यूएशन कमेटी। ये कमेटी कस्टम वैल्यूएशन को रेगुलेट करती है जो गुड्स की इंपोर्ट ड्यूटीज को कैलकुलेट करने में मदद करती है। अब बात करते हैं काउंसिल्स फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विस काउंसिल। काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज डब्ल्यूटीओ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज GATS के ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करता है। ये काउंसिल सर्विस के ट्रेड को रेगुलेट करता है जो गुड्स के ट्रेड से अलग है, क्योंकि ये इंटेंजिबल चीजें जैसे कि बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर का एक्सचेंज होता है। आइए कुछ टिक्की टर्म्स को देखते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस GATS। GATS एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सर्विस के ट्रेड को रेगुलेट करता है। यह WTO के अंदर आता है। GATS का एम है सर्विस ट्रेड को लिबरलाइज करना और बैरियर को रिड्यूस करना, ताकि कंट्री के बीच सर्विस का एक्सचेंज आसान हो। ट्रेड इन सर्विस, ये गुड्स के ट्रेड से अलग है क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल होती है, जैसे बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन कंपनी कॉल सेंटर सर्विस प्रोवाइड करती है यूएस के क्लाइंट को, तो ये ट्रेड इन सर्विस है। अब काउंसिल रोल को देखते हैं। काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस का मेन काम है GATS के ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करना। ये काउंसिल सर्विस के ट्रेड को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि WTO के मेंबर के बीच फेयर ट्रेड हो। इसके अंडर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज बॉडी काम करती है, जैसे कमिटी ऑन ट्रेड इन फाइनेंस सर्विसेज। ये कमेटी फाइनेंशियल सर्विसेज के ट्रेड को मैनेज करती है। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सर्विस को रेगुलेट करती है।
कैसे काम करती है देखते हैं। ये कमेटी प्रपोजल और रिकमेंडेशंस बनाती है जो फाइनेंशियल सर्विस के ट्रेड को लिबरलाइज करने में मदद करती है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने फॉरेन बैंक को अपने मार्केट में ऑपरेट करने की अनुमति दी है, तो ये कमेटी इंश्योर करती है कि ये ट्रेड फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। अब कमेटी ऑन स्पेसिफिक कमिटमेंट, इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये कमेटी स्पेसिफिक कमिटमेंट को एड्रेस करती है जो डब्ल्यूटीओ मेंबर ने सर्विस ट्रेड के लिए की होती है। ये कमिटमेंट हर मेंबर कंट्री के लिए अलग हो सकता है। ये कमेटी इंश्योर करती है कि हर कंट्री अपने कमिटमेंट को फुलफिल करे, जैसे कि मार्केट एक्सेस और नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब फॉरेन सर्विस को लोकल सर्विस के बराबर ट्रीटमेंट देना। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने टूरिज्म सर्विस को लिबरलाइज करने का कमिटमेंट दिया है, तो ये कमेटी इंश्योर करेगी कि इंडिया अपनी कमिटमेंट को फॉलो करे। वर्किंग पार्टी एंड ऑन डोमेस्टिक रेगुलेशंस, इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये वर्किंग पार्टी डोमेस्टिक रेगुलेशंस को एड्रेस करती है जो सर्विस के ट्रेड को इफेक्ट करते हैं। ये रेगुलेशन लाइसेंसिंग, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और टेक्निकल स्टैंडर्ड ये सब हो सकते हैं। ये बॉडी ये देखती है कि कोई भी डोमेस्टिक रेगुलेशन सर्विस के ट्रेड में अननेसेसरी बैरियर ना क्रिएट करे। एग्जाम्पल, अगर इंडिया में डॉक्टर के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और फॉरेन डॉक्टर को उन रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ता है, तो ये वर्किंग पार्टी देखेगी कि ये रेगुलेशन ट्रेड को अननेसेसरी रेस्ट्रिक्ट ना कर रहे हो। वर्किंग पार्टी ऑन जीएटीएस रूल्स, इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये वर्किंग पार्टी जीएटीएस रूल्स को डेवलप और रिव्यू करती है। ये इंश्योर करती है कि जीएटीएस के रूल्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। फोकस एरिया की बात करें तो ये बॉडी सर्विसेज ट्रेड के रूल्स को डेवलप करती है जो डब्ल्यूटीओ मेंबर को गाइड करती है कि उन्हें अपने सर्विस ट्रेड को कैसे मैनेज करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर इंडिया और यूएस के बीच टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का ट्रेड हो रहा हो, तो ये वर्किंग पार्टी इंश्योर करेगी कि जीएटीएस रूल्स फॉलो हो रही है, जैसे मार्केट एक्सेस और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब बात करते हैं काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स काउंसिल। ट्रिप्स काउंसिल डब्ल्यूटीओ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रेगुलेट करती है। ये काउंसिल ट्रिप्स एग्रीमेंट को मॉनिटर करती है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क के प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करती है। आइए इसके की टर्म्स को देखते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर का मतलब है कि किसी व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन के इनोवेशन, क्रिएशन और इन्वेंशन को लीगल प्रोटेक्शन देना। ये प्रोटेक्शन उनके क्रिएशन को अनऑथराइज्ड यूज से बचाता है। एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन कंपनी ने न्यू ड्रग्स बनाया है, तो उस कंपनी को पेटेंट मिलता है जो उन्हें उस ड्रग्स का एक्सक्लूसिव यूज करने का हक देता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के अंदर एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो आईपीआर प्रोटेक्शन के मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। इसके पर्पज की बात करें तो ये एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि हर डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रॉपर प्रोटेक्शन हो ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन, ट्रिप्स एग्रीमेंट ने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया है जो हर मेंबर कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। यह स्टैंडर्ड कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्सेट्रा के प्रोटेक्शन को डिफाइन करता है। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में कॉपीराइट का लॉ वीक है, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू वो कंट्री अपने लॉ को इम्प्रूव करेगी ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मैच हो सके। अब ट्रिप्स काउंसिल का रोल को देखते हैं। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन,
ट्रिप्स काउंसिल का प्राइमरी काम है ट्रिप्स एग्रीमेंट को मॉनिटर करना। ये इंश्योर करता है कि सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर की इस एग्रीमेंट को फॉलो करें और आईपीआर प्रोटेक्शन के मिनिमम स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करें। एग्जाम्पल, अगर इंडिया में कोई कंपनी फॉरेन पेटेंट की इन्फ्रिंजमेंट करती है तो ट्रिप्स काउंसिल इंश्योर करेगा कि इंडिया अपने लॉज को इन्फोर्स करे। कंसल्टेटिव फोरम। ट्रिप्स काउंसिल डब्ल्यूटीओ मेंबर के लिए एक कंसल्टेटिव फोरम प्रोवाइड करती है जहां पर मेंबर अपने आईपीआर इश्यूज पर डिस्कस कर सकते हैं। यह फोरम कंसल्टेशन का एक प्लेटफॉर्म है जहां कंट्री अपने आईपीआर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकती है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया और यूएस के बीच कोई पेटेंट डिस्प्यूट्स हो तो ट्रिप्स काउंसिल उन दोनों कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म दे सकता है जहां पर वो अपनी बात रख सके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स काउंसिल को ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, जैसे आईपीआर इन्फोर्समेंट और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये काउंसिल डब्ल्यूटीओ मेंबर को गाइड करती है कि कैसे उन्हें अपने आईपीआर लॉज को हार्मोनाइज करना चाहिए। अब कुछ की एरियाज कवर्ड अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट को देखते हैं। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन। ट्रिप्स एग्रीमेंट ने आईपीआर के लिए मिनिमम प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड सेट किए हैं। ये इंश्योर करता है कि कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और जियोग्राफिकल इंडिकेशन हर कंट्री में प्रोटेक्ट हो। एग्जाम्पल, अगर इंडिया में एक फॉरेन ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है तो ट्रिप्स एग्रीमेंट इंश्योर करेगा कि इंडिया उस ट्रेडमार्क को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोटेक्ट करे। इन्फोर्समेंट स्टैंडर्ड। ट्रिप्स एग्रीमेंट इन्फोर्समेंट के लिए भी मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। ये स्टैंडर्ड सिविल एक्शन, बॉर्डर मेजर्स और क्रिमिनल एक्शन को कवर करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी काउंटरफिट प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है तो ट्रिप्स के रूल्स के तहत इंडिया को बॉर्डर इन्फोर्समेंट मेजर्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कस्टम चेक्स और सीजर्स। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। फार्मास्यूटिकल्स पेटेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री का। ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत अगर एक फॉरेन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने न्यू ड्रग्स बनाया है तो वो कंपनी उस ड्रग्स पर पेटेंट क्लेम कर सकती है। इंडिया को अपने लॉज को ट्रिप्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि वो फॉरेन पेटेंट को प्रोटेक्ट करे। लेकिन जेनेरिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है जो अफोर्डेबल हो। ये बैलेंस ट्रिप्स के फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू अचीव होता है। अब बात करते हैं नेशनल ट्रीटमेंट इन द डब्ल्यूटीओ। नेशनल ट्रीटमेंट डब्ल्यूटीओ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो फॉरेन और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात करता है। जब कोई फॉरेन प्रोडक्ट किसी मेंबर कंट्री के मार्केट में इंटर करता है तो उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। आइए इसके की टर्म्स को देखते हैं। नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि इंपोर्टेड गुड्स और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए जब वो मार्केट में आ जाए। एग्जाम्पल, अगर इंडिया में एक फॉरेन मेड मोबाइल फोन आती है तो उस फोन को वैसे ही टैक्सेस और रेगुलेशंस के अंदर ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे एक इंडियन मेड मोबाइल फोन को ट्रीट किया जाता है। मार्केट एसेस। मार्केट एसेस का मतलब है कि फॉरेन प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में सेम एसेस मिलने जैसे लोकल प्रोडक्ट को मिलते हैं। एग्जाम्पल, अगर इंडिया में एक फॉरेन कार बेची जा रही है तो उस फॉरेन कार को सेम इंपोर्ट ड्यूटीज और रेगुलेशंस फेस करने चाहिए जैसे एक इंडियन कार को। फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन का एम है कि मार्केट में कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना मिले। ये प्रिंसिपल फॉरेन और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के बीच में फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल, अगर फॉरेन प्रोडक्ट को हाई टैक्स या एक्स्ट्रा बैरियर फेस करने पड़ते हैं तो ये अनफेयर हो सकता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन कमिटमेंट। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि डब्ल्यूटीओ मेंबर को अपने ट्रेड पॉलिसीज में फॉरेन और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर इंडिया किसी फॉरेन प्रोडक्ट को ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी
हो सकता है जो WTO रूल्स के अगेंस्ट है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं नेशनल ट्रीटमेंट के। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्ट एंड डोमेस्टिक गुड्स। नेशनल ट्रीटमेंट का बेसिक आइडिया ये है कि जब कोई फॉरेन प्रोडक्ट किसी कंट्री के मार्केट में आता है तो उसे सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मिले। फेयर कंपटीशन। नेशनल ट्रीटमेंट का गोल यह है कि फॉरेन और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के बीच में फेयर कंपटीशन हो। अगर किसी कंट्री में फॉरेन प्रोडक्ट को अनफेयर एडवांटेज मिलता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। इंडिया वर्सेस यूएस इन स्टील टैरिफ्स। यूएस ने अपने स्टील इंपोर्ट पर हाई टैरिफ्स लगाए थे, जैसे फॉरेन स्टील प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा कॉस्ट फेस करनी पड़ती थी। ये डिस्क्रिमिनेशन एक्शन था क्योंकि यूएस में डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर को लोअर टैरिफ्स मिलते थे। इस केस में इंडिया ने WTO के थ्रू यूएस के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी। ये नेशनल ट्रीटमेंट का वायलेशन था। अब बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट इन द WTO। MFN में ट्रीटमेंट एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है WTO में जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड को प्रमोट करता है। इसका मतलब है कि अगर एक कंट्री अपने किसी ट्रेड पार्टनर को बेस्ट ट्रेड टर्म्स दे रही है तो ये टर्म्स ऑटोमेटिकली सभी WTO मेंबर को मिलेगा। इसके की टर्म्स को देखते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट MFN का मतलब है कि अगर एक कंट्री अपने किसी पार्टनर को बेस्ट ट्रेड टर्म्स दे रही है, जैसे लो टैरिफ, बेटर एसेस, तो वो सेम ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली सभी WTO मेंबर को मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने यूएसए को 5% टैरिफ पर प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की परमिशन दी तो इंडिया को ये 5% टैरिफ सभी WTO मेंबर को देना पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, ब्राजील या कोई और कंट्री हो। नॉन डिस्क्रिमिनेशन। MFN प्रिंसिपल डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, मतलब एक कंट्री को अपने ट्रेड पार्टनर के साथ फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने यूएसए को स्पेसिफिक टैरिफ रेट दिए तो चाइना को भी वही रेट मिलने चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ऑटोमेटेड एक्सटेंशन। जब एक कंट्री किसी WTO मेंबर को ट्रेड एडवांटेज देती है तो ये एडवांटेज ऑटोमेटिकली बाकी मेंबर को भी मिलता है। इससे फेयर कंपटीशन प्रमोट होता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने जापान के लिए कोई टैक्स रिडक्शन दिया तो वो टैक्स रिडक्शन हर WTO मेंबर को मिलना चाहिए। अब WTO एग्रीमेंट ओवरव्यू को देखते हैं। WTO के पास लगभग 60 इंटरनेशनल लीगल टैक्स हैं जो ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। जब कोई कंट्री WTO का मेंबर बनती है तो उसे सारे एग्रीमेंट साइन और रेक्टिफाई करने पड़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट WTO एग्रीमेंट को देखते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। WTO ने 1995 में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट किया था। इसका मेन गोल था एग्रीकल्चर ट्रेड को लिबरलाइज करना। इसमें थ्री पिलर्स हैं। डोमेस्टिक सपोर्ट, सब्सिडी को रेगुलेट करना, मार्केट एक्सेस, टैरिफ्स को रिड्यूस करना, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। एग्जाम्पल, अगर इंडिया अपने फार्मर को सब्सिडी दे रहा है तो ये AOA के अंदर रूल्स के अंदर रेगुलेट होगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, GATS 1995 में फोर्स में आया था। ये सर्विस सेक्टर को रेगुलेट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे GATT गुड्स ट्रेड को रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने IT सेक्टर एक्सपोर्ट की तो GATS उस ट्रेड को रेगुलेट करेगा। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स एग्रीमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए। एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, SPS एग्रीमेंट फूड सेफ्टी और प्लांट एनिमल हेल्थ को रेगुलेट करती है। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, एग्रीमेंट ऑन कस्टम वेल्युएशन एग्रीमेंट कस्टम ड्यूटीज को कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड मेथड प्रोवाइड करती है। बाली पैकेज WTO का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है जो 2013 में साइन किया गया था। इसमें इंपोर्ट टैरिफ्स और एग्रीकल्चर सब्सिडीज को रिड्यूस करने का गोल था।
जिससे ग्लोबल ट्रेड को आसान बनाया जा सकता। एग्जाम्पल, इंडिया और यूएस के बीच में बाली पैकेज के तहत ट्रेड को लिबरलाइज किया गया था। अब बात करते हैं G33। G33 एक फोरम है जो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, जो कैनकम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2003 के दौरान WTO में बनाया गया था। इसका मेन गोल डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशन में प्रोटेक्ट करना है। G33 की फॉर्मेशन और पर्पस को देखते हैं। G33 में इंडिया भी शामिल है और ये ग्रुप 47 डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का है। G33 को बनाने का मेन रीजन था कि डेवलपिंग कंट्रीज को एग्रीकल्चर ट्रेड में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके, जिससे उनके एग्रीकल्चर मार्केट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं। डी मिनिमिस क्लॉज, इसका मतलब है अगर कोई कंट्री एम्बर बॉक्स सपोर्ट, जो ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज होते हैं, देती है, तो उन्हें अपनी सब्सिडीज को 5 से 10% ऑफ देयर प्रोडक्शन वैल्यू का तक लिमिट करना पड़ता है। डेवलप्ड नेशन के लिए ये लिमिट 5% होता है और डेवलपिंग नेशन के लिए 10%। एग्जाम्पल, अगर इंडिया अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे रहा है तो डी मिनिमिस क्लॉज के अंदर उसे अपनी सब्सिडीज को 10% तक लिमिट करना होगा। WTO पीस क्लॉज 2013, ये एक टेम्पोररी मेजर है जो डेवलपिंग कंट्री को फूड स्टॉक फिलिंग इशूज से रिलेटेड डिस्प्यूट सेटल से बचाता है। अगर कोई डेवलपिंग कंट्री अपने फूड स्टॉक फिलिंग लिमिट को ब्रीच करती है तो उसके ऊपर WTO डिस्प्यूट नहीं होगा जब तक परमानेंट रिजोल्यूशन नहीं मिलता। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने अपने फूड स्टॉक फिलिंग लिमिट को ब्रीच किया तो पीस क्लॉज के तहत WTO उस इशू को डिस्प्यूट सेटलमेंट में नहीं ले जाएगा। मार्केट एसेस इन WTO। मार्केट एसेस का मतलब है कि कंट्री अपने गुड्स को टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स बैरियर के थ्रू एक दूसरे के मार्केट में एंट्री दे सकती है। टैरिफ्स को ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाता है और नॉन टैरिफ्स बैरियर को टैरिफ्स ड्यूटी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। एग्जाम्पल, इंडिया ने यूएसए के लिए हाई टैरिफ्स लगा दिए तो WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया को ये टैरिफ्स रिड्यूस करने पड़ेंगे ताकि मार्केट एसेस फेयर हो। डंपिंग। डंपिंग एक ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस है जिसमें एक कंट्री अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में अपने डोमेस्टिक प्राइस से कम प्राइस पर बेचती है। एग्जाम्पल, अगर चाइना अपने स्टील को इंडिया में लोअर प्राइस पर बेचती है तो यह डंपिंग कहलाता है क्योंकि यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी CVD एक टैरिफ होता है जो इंपोर्टेड गुड्स पर लगाए जाते हैं, जिससे एक्सपोर्टिंग कंट्री के सब्सिडीज को न्यूट्रलाइज किया जा सके। एग्जाम्पल, अगर चाइना अपने स्टील एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दे रहा है तो इंडिया CVD लगा सकता है ताकि चाइना स्टील को इंडिया के मार्केट में अनफेयर एडवांटेज ना मिले। एंटी डंपिंग ड्यूटी ADD एक प्रोटेक्टिव टैरिफ्स होता है जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट फॉरेन इंपोर्ट पर लगाता है जब ये इंपोर्ट बिलो फेयर मार्केट वैल्यू बेचे जा रहे होते हैं। वैलिडिटी पीरियड की बात करें तो ये ड्यूटी 5 ईयर तक वैलिड रहती है, लेकिन सनसेट रिव्यू के थ्रू उसका वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया को लगता है कि चाइना अपने स्टील को इंडिया में डंपिंग कर रहा है तो इंडिया ADD लगा सकता है जिससे चाइना के स्टील के अनफेयर प्राइसिंग को रोका जा सके। सनसेट रिव्यू एक्सटेंशन। सनसेट रिव्यू एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी के नेसेसिटी को इवेलुएट किया जाता है। अगर इंडिया को लगता है कि चाइना अब भी डंपिंग कर रहा है तो सनसेट रिव्यू के थ्रू ADD को एक्सटेंड किया जा सकता है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है और ट्रेड रेमेडीज मेजर जैसे एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज और सेफ गार्ड मेजर्स को मैनेज करता है।
अब WTO एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है वो राइट्स जो किसी भी इंडिविजुअल को उनके इंटेलेक्चुअल क्रिएशन के लिए दिया जाता है। की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। IPR उन राइट्स को रिप्रेजेंट करता है जो किसी क्रिएटर को अपने क्रिएशन पर मिलता है। बेसिक्स इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है कि हर इंसान को अपने साइंटिफिक लिटरेसी और आर्टिस्टिक क्रिएशन से जो मोरल और मटेरियल इंटरेस्ट मिलता है उनको प्रोटेक्ट करने का हक होना चाहिए। हिस्टोरिकल रिकॉग्निशन ऑफ IPR को देखते हैं। पेरिस कॉन्वेंशन 1983 और बर्न कॉन्वेंशन 1986 दोनों ने IPR को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया था। ये दोनों कॉन्वेंशंस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि WIPO के अंदर आती है। पेरिस कॉन्वेंशन 1883 को देखते हैं। इसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि पेटेंट और ट्रेडमार्क। बर्न कन्वेंशन 1886 ये लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि बुक्स, म्यूजिक और पेंटिंग। डिवीजन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देखते हैं। कॉपीराइट्स एंड रिलेटेड राइट्स। कॉपीराइट्स का मतलब है ऑथर को उनकी लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क जैसे बुक, सॉन्ग, पेंटिंग के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। ये राइट्स 50 साल तक मिलते हैं आफ्टर दी ऑथर डेथ। अगर किसी ने एक नॉवल लिखा है तो उसको कॉपीराइट्स मिलता है, जिससे कोई और उसके नॉवल को बिना परमिशन के कॉपी नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियल राइट्स। ट्रेडमार्क ये डिस्टिंक्टिव साइन होते हैं जो गुड्स या सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे नाइक का लोगो या कोको कोला का नाम। एग्जाम्पल, अगर आपको नाइक का लोगो या कोको कोला का नाम देखता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये ब्रांड किसका है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये गुड्स के ओरिजिन और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे दार्जिलिंग टी या बासमती राइस। एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये टी सिर्फ दार्जिलिंग से आती है और वहां की स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ग्रो होती है। अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को देखें तो पेटेंट ये इन्वेंशन को प्रमोट करते हैं। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो उसको पेटेंट मिलता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन ये विजुअल अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एक न्यू कार डिजाइन। ट्रेड सीक्रेट ये कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एक रेसिपी जो सिर्फ एक रेस्टोरेंट को पता होती है। एग्जाम्पल, कोको कोला का सीक्रेट रेसिपी एक ट्रेड सीक्रेट है जो उन्होंने किसी को नहीं बताया है और उनका सक्सेस उसी सीक्रेट रेसिपी पर डिपेंड करता है। वाई IPR मैटर्स इन WTO। WTO में IPR का रोल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि क्रिएटर को उनकी क्रिएशन का फेयर बेनिफिट्स मिले। WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट IPR को स्टैंडर्डाइज करता है अक्रॉस ऑल WTO मेंबर, जिससे हर कंट्री में IPR प्रोटेक्ट कंसिस्टेंट हो। रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो पेटेंट का एग्जांपल लेते हैं। एप्पल ने अपने आईफोन का डिजाइन और टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया है। इसका मतलब है कि कोई और कंपनी आईफोन जैसे फीचर्स बिना एप्पल के परमिशन से के नहीं बना सकती। अगर कोई और कंपनी ऐसा फीचर बनाती है तो एप्पल उन पे लीगल एक्शन ले सकता है। ट्रेडमार्क का एग्जांपल देखते हैं मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड का गोल्डन आर्क लोगो एक ट्रेडमार्क है। अगर कोई और रेस्टोरेंट अपने लोगो में सिमिलर आर्चेज यूज करते हैं तो मैकडोनल्ड उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, क्योंकि यह उनका ब्रांड आइडेंटिटी है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्जांपल जैसे दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। इसका मतलब है कि दार्जिलिंग की इलाके में ही ग्रो होने वाली टी को ये लेबल मिलता है और
कोई और जगह का टी इस नाम से नहीं बेच सकता। अब बात करते हैं पेटेंट की डिटेल में। पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का फॉर्म है जो किसी इन्वेंशन को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। ये राइट इन्वेंशन के प्रोडक्ट या प्रोसेस पर होते हैं। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी या मेथड डेवलप होती है जो किसी प्रॉब्लम या न्यू सॉल्यूशन देता है तो उस इन्वेंशन को पेटेंट मिल सकता है। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। नोवेल्टी, नई सोच। इन्वेंशन को नया होना चाहिए, मतलब जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है उसी को दोबारा पेटेंट नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल, अगर कोई नया मशीन डिजाइन बनता है जो पहले मार्केट में नहीं था तो उसको पेटेंट मिल सकता है। इन्वेंटिव स्टेप्स। इन्वेंशन में टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए, मतलब ये कोई सिंपल इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए बल्कि एक नई और इनोवेटिव अप्रोच होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई न्यू सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम डेवलप करता है जो पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसमें इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करते हैं। इन्वेंशन को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब उस इन्वेंशन का रियल वर्ल्ड यूज होना चाहिए जो इंडस्ट्री में काम आए। एग्जाम्पल, अगर कोई नई ड्रग्स बनाई गई है जो किसी डिजीज को ट्रीट करती है तो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में होता है। टर्म्स ऑफ पेटेंट इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में पेटेंट की टर्म 20 साल होती है जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के दिन से शुरू होती है। ये टर्म प्रोविजनल या कंप्लीट सिग्निफिकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से नहीं बदलता। एग्जाम्पल, अगर आपने एक नया मोबाइल फोन डिजाइन पेटेंट किया है तो आपको उस डिजाइन का एक्सक्लूसिव राइट 20 साल तक मिलेगा। अब पेटेंट एक्ट 1970 को देखते हैं। पेटेंट एक्ट 1970 इंडिया का मेन लॉ है जो पेटेंट सिस्टम को गवर्न करता है। ये लॉ 1972 में इनेक्ट किया गया था और पुराने इंडियन पेटेंट और डिजाइन एक्ट 1911 को रिप्लेस किया गया था। 2005 में पेटेंट एक्ट को अमेंड किया गया था जिसमें प्रोडक्ट पेटेंट को फूड, ड्रग्स, केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक एक्सटेंड किया गया था। इसमें कंपल्सरी लाइसेंस का प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे पेटेंट होल्डर को कुछ केसेस में अपने पेटेंट को लाइसेंस देना पड़ता था। एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स को रिपील किया गया था और प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के प्रोविजन भी इंक्लूड किए गए थे। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी मेडिसिन का पेटेंट होल्ड करती है और अगर उनकी मेडिसिन एक्सपेंसिव है तो गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है ताकि दूसरी कंपनी उस मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइस पर बना के बेच सके। पेटेंट अमेंडमेंट रूल 2021। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए फी रिडक्शन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेटेंट फाइलिंग और प्रोसेक्यूशन के लिए जो फी पे करनी पड़ती थी उसको रिड्यूस किया गया है ताकि उनकी पार्टिसिपेशन बढ़े। एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन सिस्टम का एक्सटेंशन। इनिशियली ये सिस्टम सिर्फ स्टार्टअप के लिए था लेकिन 2021 में इसको SMEs, फीमेल एप्लीकेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दूसरे कैटेगरी तक एक्सटेंड किया गया है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार्टअप अपना नया प्रोडक्ट पेटेंट करना चाहता है तो उसको एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन का बेनिफिट मिलता है जिससे पेटेंट प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो सकता है। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एवरग्रीनिंग एक स्ट्रेटेजी है जिसमें कोई कंपनी अपने ग्रांटेड पेटेंट का टर्म एक्सटेंड करने के लिए नए पेटेंट लेती है जो अक्सर नॉन सब्सटेंसेस पर होते हैं। इससे कंपनी अपने रॉयल्टीज को ज्यादा समय तक मेंटेन कर सकती है। सेक्शन 3D ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट ये प्रिवेंट करता है। इस सेक्शन का एम है कि एवरग्रीनिंग को रोकना, जिससे कोई भी कंपनी सिर्फ अपने पेटेंट को एक्सटेंड करने के लिए माइनर चेंजेस ना करे। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी
पैरासीटामोल का फार्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके नया पेटेंट ले लेती है तो ये एवरग्रीनिंग के अंदर आएगा। इंडिया में सेक्शन 3D के थ्रू ये प्रैक्टिस प्रिवेंट की गई है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक प्रोविजन है जिसमें किसी भी एंटिटी को पेटेंट होल्डर की परमिशन के बिना उस पेटेंटेड इन्वेंशन को यूज, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट या सेल करने का राइट्स मिलता है। ये राइट्स कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में दिया जाता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी, जिससे कोई हेल्थ क्राइसिस आ जाए। एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस, जैसे एक कंपनी मोनोपोलाइज कर रही हो। एग्जाम्पल, अगर एक लाइफ सेविंग ड्रग्स का पेटेंट किसी कंपनी के पास है और वो ड्रग्स बहुत एक्सपेंसिव है तो गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है ताकि दूसरी कंपनी उस ड्रग्स को अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोड्यूस कर सके। अब बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। वीपो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। इसका मेन पर्पज है क्रिएटिव एक्टिविटी को इनकरेज करना और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट करना। वीपो का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और ये दुनिया भर में 26 इंटरनेशनल ट्रीटीज को एडमिनिस्टर करता है। वीपो का एस्टेब्लिशमेंट और उसका पर्पज देखते हैं। वीपो को 1967 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन गोल था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना और क्रिएटिव एक्टिविटीज को इनकरेज करना। एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑथर अपनी बुक लिखता है, ये कोई इन्वेंटर्स को नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वीपो प्रोटेक्ट करता है ताकि उन्हें उनके काम का राइटफुल रिकॉग्निशन मिल सके। अब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वीपो को देखते हैं। इनकरेजिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। वीपो दुनिया भर में क्रिएटर्स को इनकरेज करता है, जैसे ऑथर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स, ताकि वो अपने काम को प्रोटेक्ट कर सके और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बेनिफिट्स ले सके। प्रोमोटिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वीपो आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल ट्रीटी और एग्रीमेंट बनाता है। ये ट्रीटी कंट्री को गाइड करती है कि कैसे वो अपने डोमेस्टिक लॉ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ एलाइन कर सके। एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन ऑथर अपनी नॉवल को लिखता है तो वीपो के थ्रू वो अपनी कॉपीराइट को वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट कर सकता है, चाहे वो बुक यूएसए या यूरोप में पब्लिश हो। एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रीटी। वीपो अब तक 26 इंटरनेशनल ट्रीटी को एडमिनिस्टर कर लिया है, जिसमें बर्न कन्वेंशन फॉर लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क, पेरिस कन्वेंशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी जैसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट इंक्लूड है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को देखते हैं। हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का मेन पर्पज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इम्पोर्टेंस को समझना और दुनिया भर में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करना। ये दिन क्रिएटर को रिकॉग्नाइज करने का भी एक तरीका है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को वीपो के थ्रू प्रोटेक्ट करने के बाद उसकी पेंटिंग को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के दिन शोकेस किया जाता है तो ये एक उस आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज मिलने का एक तरीका है। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग एक डिजाइनेशन है जो किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड होने का दर्जा देता है। ये टैग उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फेमस होते हैं, जो उस पार्टिकुलर जगह के इन्वायरमेंट, क्लाइमेट या लोकल नॉलेज से जुड़े होते हैं। लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इंडिया में जीआई टैग की रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन होती है। एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया है क्योंकि ये टी सिर्फ दार्जिलिंग के स्पेसिफिक एरिया में उगती है और उसका टेस्ट और क्वालिटी में वही के क्लाइमेट और सॉइल के कारण यूनिक होता है।
इंटरनेशनल रेगुलेशन। जीआई टैग को डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि ट्रिप्स के अंदर इंटरनेशनली भी रेगुलेट किया गया है। पेरिस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 क्लॉज 2 और आर्टिकल 10 के तहत जीआई टैग को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट माना गया है। स्कोप ऑफ जीआई टैग को देखते हैं। जीआई टैग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को दिया जा सकता है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्जाम्पल, मैसूर सिल्क को जीआई टैग दिया गया है, जो सिर्फ मैसूर की स्पेसिफिक सिल्क को डोनेट करता है, जो वहां के ट्रेडिशनल वेविंग टेक्निक्स और लोकल एक्सपर्टाइज से बनाए जाते हैं। अब वैलिडिटी ऑफ जीआई टैग की बात करते हैं। जीआई टैग की वैलिडिटी 10 ईयर होती है और ये रिन्यू भी हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर कश्मीरी सेफ्रॉन को जीआई टैग मिलता है तो ये 10 साल के लिए वैलिड रहेगा और उसके बाद रिन्यूअल की प्रोसेस से गुजरेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ जीआई टैग को देखते हैं। लीगल प्रोटेक्शन। जीआई टैग से प्रोडक्ट को लीगल प्रोटेक्शन मिलती है और कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस प्रोडक्ट का नाम यूज नहीं कर सकते। प्रोमोट एक्सपोर्ट। जीआई टैग से प्रोडक्ट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करती है। ऑथेंटिसिटी। जीआई टैग से कस्टमर को प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का एश्योरेंस मिलता है जो मार्केट में फेक प्रोडक्ट से बचाता है। एग्जाम्पल, बासमती राइस को जीआई टैग दिया गया है, इसलिए कोई भी कंपनी बासमती नाम का राइस बेचने के लिए उसके असली प्रोडक्शन एरिया से राइस लेना पड़ता है, जैसे हरियाणा और पंजाब, ताकि क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी मेंटेन हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन फाइलिंग। सबसे पहले प्रोडक्ट का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी। एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज किया जाता है। एग्जामिनेशन। प्रोडक्ट को एग्जामिन किया जाता है और अगर कोई इशू होता है तो 100 कॉज नोटिस दिया जाता है। पब्लिकेशन। उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल में प्रोडक्ट को पब्लिश किया जाता है। अपोजिशन। अगर कोई अपोजिशन होता है तो उसे रिजॉल्व किया जाता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन। सब कुछ क्लियर होने के बाद प्रोडक्ट को फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। एग्जाम्पल, कुल्लू सावल का जीआई टैग प्रोसेस शायद इस तरह से होता है, जिसमें कुल्लू के लोकल आर्टिसंस अपने सावल को जीआई टैग के लिए रजिस्टर करते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ जीआई टैग्स प्रोडक्ट की देख लेते हैं। बासमती राइस हरियाणा पंजाब, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल, चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश, मैसूर सिल्क कर्नाटका, कुल्लू सावल हिमाचल प्रदेश, खंगरा टी हिमाचल प्रदेश, थंजावुर पेंटिंग तमिलनाडु, इलाहाबाद सुरखा उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद प्रिंट उत्तर प्रदेश, लखनऊ जारदोशी उत्तर प्रदेश, कश्मीरी सेफ्रॉन जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर वॉलनट फूड कार्विंग जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा। एपेडा एक स्टेटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत बनाई थी। इसका मेन गोल एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था। कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एंड रिप्लेसमेंट। एपेडा को 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसने प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को रिप्लेस किया। एग्जाम्पल, PFEPC का काम था प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में मदद लेना, लेकिन एपेडा को बनाने से इसके स्कोप को एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड दोनों एरिया तक एक्सटेंड किया गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो एपेडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री की बात करें तो एपेडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। इसका मतलब है कि ये बॉडी कॉमर्स और इंडस्ट्री को प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट के फील्ड में। नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड। एपेडा नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के लिए सेक्रेटरीट
का काम करता है, जो कि ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट को सर्टिफाई करने का काम करता है। चेयरमैन, एपेडा का चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब फंक्शंस ऑफ एपेडा को देखते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एपेडा का मेन गोल है एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना। सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एपेडा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में क्रेडिबिलिटी मिलती है। एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, उनके लिए एपेडा सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। मार्केट डेवलपमेंट, एपेडा मार्केट रिसर्च करता है और एक्सपोर्ट को मार्केट ट्रेंड और डिमांड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को एफिशिएंटली एक्सपोर्ट कर सके। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एपेडा फार्मर और एक्सपोर्टर को ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सके और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट कर सके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करती है। ये 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी और उसका प्राइमरी गोल था फाइनेंशियल क्राइम को टैकल करना, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग सबसे पहले फोकस था। बाद में 9/11 अटैक के बाद इसका मैंडेट एक्सपेंड हुआ और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी टारगेट करने लगा। 2012 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड किया गया। अब की फीचर्स को देखते हैं। FATF का एस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। 9/11 अटैक के बाद FATF का फोकस टेररिस्ट फाइनेंसिंग पे भी शिफ्ट हुआ। 2012 में FATF ने WMD फाइनेंसिंग को भी अपने स्कोप में ऐड किया। डिसीजन मेकिंग बॉडी, FATF प्लेनरी को डिसीजन मेकिंग बॉडी माना जाता है। ये बॉडी हर साल 3 बार मीटिंग करती है, जिसमें वो म्यूचुअल इवेल्युएशन रिस्पांस को डिस्कस करते हैं। अगर किसी कंट्री का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट रेजिम वीक होता है, तो उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। मेंबरशिप की बात करें तो FATF में 39 मेंबर कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल फाइनेंसिंग सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। इंडिया ने 2006 में ऑब्जर्वर के रूप में ज्वाइन किया और 2010 में फुल मेंबर बना। ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट को देखते हैं। ग्रे लिस्ट, ये लिस्ट उन कंट्रीज को इंक्लूड करती है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करने वाली सेफ हेवन में है। ये कंट्री को वार्निंग दी जाती है। ब्लैक लिस्ट, ये लिस्ट उन कंट्री को इंक्लूड करती है जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट हैं। जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटोरीज हैं जो ऐसे एक्टिविटीज को एक्टिवली सपोर्ट करती है। ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार अभी ब्लैक लिस्ट में है। कंसेक्वेंसेस ऑफ इनलिस्टमेंट, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में होने से कंट्री को इकोनॉमिक सैंक्शंस, लोन डिफिकल्टीज, ट्रेड रिडक्शन और इंटरनेशनल बायकॉट का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया जब उन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ सिग्निफिकेंट प्रोसेस दिखाई। इंडिया, पाकिस्तान और FATF को देखते हैं। पाकिस्तान को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से रिमूव किया क्योंकि उन्होंने अपने एक्शन को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू प्रूव किया, जिसमें उन्होंने टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए स्टेप लिए थे। इंडिया ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया, जिससे पाकिस्तान की एफर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर एक्नॉलेज किया गया। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलीगल पैसा को लीगल सोर्सेस के थ्रू क्लीन कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी ने ड्रग्स ट्रैफिकिंग से पैसा कमाया तो उन्हें लीजिटिमेट बिजनेस में डालकर
उन्हें सफाई दी जाती है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये उन एक्टिविटीज को टारगेट करता है जिसमें पैसा को टेररिस्ट ग्रुप को फंड देने के लिए यूज किया जाता है। एफएटीएफ का काम है कि ऐसे फाइनेंसिंग फ्लो को ट्रैक करना और उन्हें रोकना। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म दोनों फ्रेमवर्क हैं जो फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटी को रोक सके। ग्रे लिस्ट, ये एक वार्निंग लिस्ट है। कंट्री जो अपने एएमएल सीएफटी रेगुलेशंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करती है उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ब्लैक लिस्ट, ये उन कंट्रीज का लिस्ट है जो डेलिबरेटली फाइनेंसिंग क्राइम को सपोर्ट करती है। ये कंट्री नॉन कोऑपरेटिव होते हैं एफएटीएफ के ईरर में। अब बात करते हैं इनिशिएटिव्स टू डेटर फाइनेंशियल क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हैं। वेना कन्वेंशन 1988। वेना कन्वेंशन 1988 में सिग्नेटरी कंट्रीज को ड्रग्स ट्रैफिकिंग से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करने की ओब्लिगेशन दी गई थी। इंडिया भी इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। एग्जाम्पल, अगर कोई ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा कमाता है तो उसको लीगल सोर्स के थ्रू छुपाने की कोशिश को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। वेना कन्वेंशन ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया। G10 बेसल कमेटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। बेसल कमेटी जो कि इंटरनेशनल बैंक के लिए प्रिंसिपल इशू करता है उनको इनकरेज करता है कि वो अपने सिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करे। इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसल कमेटी का मेंबर है और आरबीआई को ये प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं। IOSCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। IOSCO सिक्योरिटी और फ्यूचर मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अपने मेंबर को इनकरेज करता है। इंडिया भी IOSCO का मेंबर है और इस ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस को फॉलो करता है। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग को आइडेंटिफाई करता है और उससे रिलेटेड क्राइम्स को रोकने के लिए काम करता है। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उनकी एफर्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। पेलेर्मो कन्वेंशन 2003। पालर्मो कन्वेंशन को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम भी कहा जाता है। इस कन्वेंशन के अंडर कंट्रीज को अपने डोमेस्टिक लॉज में मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करना पड़ता है। इंडिया ने UNTOC को 2002 में ज्वाइन किया था और 2011 में रेक्टिफाई भी किया। अब बात करते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग को डिटेल में। टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मतलब है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड देना ताकि वो अपने ऑपरेशन को चलाए। की इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग को देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अपने 189 मेंबर कंट्रीज को इनकरेज करता है कि वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करे। IMF की गाइडलाइंस कंट्री को अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करती है ताकि टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग ना मिल सके। कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT एक प्रपोज्ड ट्रीटी है जिसका गोल है टेररिज्म को ग्लोबली डिफाइन करना और टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रोसिक्यूट करने के लिए स्पेशल लॉ बनाना। ये कन्वेंशन इंडिया ने 1996 में प्रपोज की थी लेकिन अब तक इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल ने 2022 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन में फोकस किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल अवेयरनेस और कोऑपरेशन को बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। अब प्रोलिफेरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD
WMD जैसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन दुनिया के लिए एक बड़ी थ्रेट है। इनके स्प्रेड को रोकने के लिए कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं। की इनिशिएटिव्स ऑफ कॉम्बैट टू कॉम्बैट WMD प्रोलिफेरेशन। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटमेंट ट्रीटी 1968। इसका गोल है न्यूक्लियर वेपन का स्प्रेड रोकना। इस ट्रीटी के सिग्नेटरी को न्यूक्लियर वेपन ने डेवलप करने की इस ट्रीटी के सिग्नेटरी को न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप करने की ऑब्लिगेशन होती है। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 और केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 भी सिमिलर ट्रीटीज हैं जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के स्प्रेड को रोकने के लिए बनाई गई है। इंडिया एंड WMD प्रोलिफेरेशन को देखते हैं। इंडिया ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉ एक्टिविटी एक्ट 2005 पास किया था, जिसमें WMDs और उनके डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड अनलॉफुल एक्टिविटी को प्रोहिबिट किया गया। इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने न्यूक्लियर वेपन को रेस्पॉन्सिबली मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो किया है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। OECD एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1961 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन गोल है इकोनॉमिक प्रोसेस और वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट करना। यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को प्रमोट करती है। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। OECD को 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि इकोनॉमिक प्रोसेस को बढ़ावा दिया जा सके और वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके। ये कंट्री को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रोथ मिले। मेंबर की बात करें तो OECD के 36 मेंबर हैं जो मोस्टली हाई इनकम इकोनॉमी है। ये कंट्री डेवलप्ड हैं और उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी हाई होता है। इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर माना जाता है। हेडक्वार्टर OECD का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर को पॉलिसी एनालाइज, डाटा कलेक्शन और रिसर्च प्रोवाइड करती है। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, OECD कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस पब्लिश करता है जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। गवर्नमेंट एट ग्लांस 2017 रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है और ये बताती है कि किस तरह से गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, यह रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन ट्रेंड्स को ट्रैक करती है और कंट्री को माइग्रेशन रिलेटेड पॉलिसीज को बेटर बनाने में मदद करती है। OECD बेटर लाइफ इंडेक्स, ये इंडेक्स कंट्री के क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करता है। ये बताता है कि किस कंट्री में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेल बीइंग कैसा है। इसमें फैक्टर जैसे इनकम, एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट को कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स को। इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इकोनॉमिक प्रोसेस, वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड का मतलब है कि कंट्री अपने गुड और सर्विसेज को ग्लोबली ट्रेड कर रही होती है। OECD का एम है वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना और बैरियर को दूर रखना। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो 1966 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन गोल है एशिया और पैसिफिक रीजन में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने और
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड करने में मदद करता है। की फीचर्स ऑफ एडीबी। एडीबी को 1966 में बनाया गया था। मेंबरशिप की बात करें तो एडीबी के 68 मेंबर हैं। इनमें से 49 मेंबर एशिया और पैसिफिक रीजन से हैं और 19 मेंबर बाकी कंट्री से हैं। इंडिया एडीबी का फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि इंडिया इस बैंक का ओरिजिनल मेंबर था जब ये एस्टेब्लिश किया गया था। फंक्शंस की बात करें तो एडीबी अपने मेंबर को लोन, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कंट्री अपने डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके। एडीबी का मेन एम है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जिससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। शेयर होल्डर्स की बात करें तो एडीबी के 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं। जापान और यूएसए दोनों के पास 15.6% शेयर्स हैं। चाइना 6.4% है। इंडिया 6.3%, ऑस्ट्रेलिया 5.8%। ये कंट्रीज एडीबी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। अब एडीबी कॉन्फ्रेंस 2023 को देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग, इसकी थीम्स की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट। इसकी ऑब्जेक्टिव्स है, ये कॉन्फ्रेंस का एम था कि स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन और एरिया सेंट्रिक अप्रोच को इंटीग्रेट करना ताकि रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके। इंडिया ने अपने इंडिजिनली डेवलप्ड जीआईएस बेस्ड टेक्नोलॉजी को शेयर किया, जिससे सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग और रीजनल कोऑपरेशन को इनहेंस किया जा सके। अब बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। इसके की फीचर्स को देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो ब्रिक्स कंट्री जैसे कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने 2014 में 6th ब्रिक्स समिट के दौरान फ्रंटेजा, ब्राजील में स्टेब्लिश की थी। इसका मेन गोल है इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, खास तौर पे ब्रिक्स कंट्री और इमर्जिंग इकोनॉमी में। इसके कुछ की फीचर्स को देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एंड पर्पस। एनडीबी को ब्रिक्स कंट्री ने 2024 में बनाया था। एनडीबी का गोल है कि फास्टर डेवलपमेंट हो इनोवेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के थ्रू। एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। 2018 में एनडीबी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था, जिससे यूएन के साथ एक्टिव कोऑपरेशन को फैसिलिटेट किया गया। इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज को फोस्टर करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करना और जॉब क्रिएशन को फैसिलिटेट करना। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म डेवलप करना, जिसमें डेवलपिंग कंट्री अपने एक्सपीरियंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें है। एनडीबी लॉन्च फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो एनडीबी लॉन्च गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। एनडीबी ने इंडिया में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड किया है, जैसे मुंबई मेट्रो रेल, दिल्ली गाजियाबाद मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। इंडिया के लिए एनडीबी ने 14 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, जिनकी टोटल फंडिंग 4.2 बिलियन यूएस डॉलर है। 2020 में इंडिया ने एनडीबी के साथ 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन पैक्ट साइन किया था, जिसका एम था रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। अब अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। एनडीबी ने कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि लोकल करेंसीज में लेंडिंग, जिससे बोरोवर कंट्री को करेंसी फ्लक्चुएशन से बचाया जा सके। एनडीबी ने
दूसरे डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप स्टेब्लिश की है, जैसे CAF लैटिन अमेरिकन रीजनल डेवलपमेंट बैंक, IAAB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्रेडिट रेटिंग, एनडीबी की क्रेडिट रेटिंग AA+ है, जो मैक्सिमम रेटिंग से एक स्टेप नीचे है। बॉन्ड इमिशन की बात करें तो एनडीबी ने ग्रीन बॉन्ड को सक्सेसफुली इमिट किया, जिसका एम था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करना। अब बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो एशिया के सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। इसका मेन फोकस है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव सेक्टर को डेवलप करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। AIIB का आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था और बैंक ने जनवरी 2016 में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। हेडक्वार्टर बेजिंग चाइना में है। इसका मिशन है लोगों को कनेक्ट करना, सर्विस और मार्केट को लिंक करना, ताकि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बेहतर फ्यूचर्स क्रिएट किया जा सके। ये बैंक एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है और पॉवर्टी रिडक्शन में मदद करता है। ऑर्गेन्स ऑफ AIB को देखते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हर मेंबर कंट्री का एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है जो बैंक के ऑपरेशन को सुपरवाइज करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉन रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो बैंक के जनरल ऑपरेशंस को डायरेक्ट करते हैं। सीनियर मैनेजमेंट, बैंक का प्रेसिडेंट सीनियर मैनेजमेंट को लीड करता है। प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और एक बार फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल, ये पैनल प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट को बैंक के स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज और ऑपरेशनल इश्यूज पर एडवाइस देता है। की अकॉम्प्लिशमेंट्स को देखते हैं। रैपिड ग्रोथ इन मेंबरशिप, AIIB ने 2016 में अपने ऑपरेशन शुरू किया था 57 मेंबर फंडिंग के साथ और 2020 तक AIIB के 103 मेंबर हो गए थे। AIIB 79% ग्लोबल पॉपुलेशन और 65% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है। AIIB को AAA रेटिंग मिली है, जो कि एक स्टेबल आउटलुक है, और ये रेटिंग स्टैंडर्ड और पुअर, मोडी और फिट से मिलती है, जो इस बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशंस, AIIB को 2018 में UN जनरल असेंबली और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था, जिससे वो UN के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब AIIB और इंडिया को देखते हैं। AIIB ने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा लोन अप्रूव किया है। इंडिया इस बैंक का सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और चाइना सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। AIIB ने 28 प्रोजेक्ट को फंड किया है इंडिया में, जिनकी टोटल वैल्यू $6.7 बिलियन है। AIIB का फोकस ग्रीन प्रोजेक्ट और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव पे भी है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम के एक्सपेंशन के लिए USD 356.67 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया था 2021 में। कोविड-19 रिस्पांस, अक्टूबर 2021 में इंडिया ने AIIB और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए लोन अप्लाई किया था। AIIB ने USD 500 मिलियन का लोन दिया था एपीवैक्स इनिशिएटिव के अंदर, जिससे इंडिया को 667 मिलियन वैक्सीन डोजेज प्रोक्यूर करने में मदद मिली। अब बात करते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक एक सेंट्रल बैंक है जो
यूरो जोन के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को एडमिनिस्टर करता है। यूरो जोन में 19 मेंबर स्टेट्स हैं, यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं और यूरो करेंसी का यूज करते हैं। इसके की फीचर्स को देखते हैं। ईसीबी का मेन ऑब्जेक्टिव्स है प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना यूरो जोन में। इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल्ड लेवल पर रखना जिससे लोगों की परचेजिंग पावर सेफ रहे। अब डिसीजन मेकिंग बॉडीज को देखते हैं इसके। गवर्निंग काउंसिल, ये ईसीबी का मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड और यूरो जोन कंट्रीज के नेशनल सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं। ये बॉडी इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये बोर्ड ईसीबी के डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करता है। इसमें ईसीबी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और 4 और मेंबर होते हैं जो यूरो जोन कंट्री के नेशनल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फंक्शंस की बात करें तो इंटरेस्ट रेट सेटिंग, ईसीबी इंटरेस्ट रेट सेट करता है जो कमर्शियल बैंक को लेंडिंग वक्त करते वक्त चार्ज किए जाते हैं। ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो मनी सप्लाई कम होती है और जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो मनी सप्लाई ज्यादा होती है। यूरो बैंक नोट्स प्रोडक्शन, ईसीबी यूरो बैंक नोट्स को प्रोड्यूस करने की ऑथराइजेशन देता है। ये बैंक नोट्स यूरो जोन के कंट्री में सर्कुलेट होता है। बैंकिंग सिस्टम ओवरसाइट, ईसीबी यूरो बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम सेफ और साउंड हो। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना ताकि बैंक प्रॉपरली फंक्शन करे और इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो। ईसीबी का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। यूरोजोन में 19 कंट्रीज हैं जो यूरो करेंसी का यूज करते हैं। ईसीबी इन कंट्रीज के मॉनेटरी अफेयर को मैनेज करता है, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट सेट करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। ईसीबी यूरो बैंकनोट्स की इंश्योरेंस और सर्कुलेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी रखता है। ये यूरोजोन के कंट्रीज में यूज होती है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा। अब बात करते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल बैंक के लिए एक बैंक का काम करता है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। BIS को 1930 में एस्टेब्लिश किया गया था। अब की फीचर्स देखते हैं 20 की। 20 यानी कि BIS का एस्टेब्लिशमेंट 1930 में हुआ था। इसका मेन पर्पस था सेंट्रल बैंक को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी पर डिस्कशन कर सके। मेंबरशिप की बात करें तो 20 को 60 सेंट्रल बैंक ऑन करता है जो दुनिया के डिफरेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसमें इंडिया भी शामिल है जिसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 20 का मेंबर है। सेंट्रल बैंक्स 20 को सेंट्रल बैंक का बैंक कहा जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सेंट्रल बैंक अपने पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हैं। 20 अपने काम को बेसल प्रोसेस के थ्रू करता है। बेसल प्रोसेस एक सीरीज ऑफ मीटिंग और प्रोग्राम का सेट है जिसमें सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोलैबोरेट करते हैं। 20 का हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड में है। ये लोकेशन स्ट्रेटेजिक है क्योंकि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है और ये फाइनेंशियल डिस्कशन के लिए एक आइडियल प्लेस है। 20 का मेन गोल है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। ये इंटरनेशनल ग्रुप को होस्ट करता है जिसमें सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
शामिल होते हैं, जो मिलके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इश्यूज पर काम करते हैं। 20 सेंट्रल बैंक और 20 सेंट्रल बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच इंटरेक्शन फैसिलिटेट करता है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां फाइनेंशियल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिस्कस और इम्प्लीमेंट किया जा सके। 20 अपने मेंबर के साथ मिलकर काफी कोलाबरेटिव इनिशिएटिव चलाते हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करते हैं। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। बेसल प्रोसेस। बेसल प्रोसेस एक फ्रेमवर्क है जो 20 के अंदर काम करता है। इसमें सेंट्रल और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच डिस्कशन होता है, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रूल्स और गाइडलाइंस बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस का एक फेमस एग्जांपल है बेसल 3 फ्रेमवर्क, जो ग्लोबल बैंक को ज्यादा कैपिटल होल्ड करने का रूल देता है ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त वो स्टेबल रहे। सेंट्रल बैंक्स बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स बैंक का मतलब है कि 20 को सेंट्रल बैंक के लिए एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है। जैसे आरबीआई अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑपरेशन के 20 के थ्रू मैनेज करता है, ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल बैंक को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का मौका देता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब है दुनिया भर की इकोनॉमीज का स्टेबल और सस्टेनेबल होना। अगर फाइनेंशियल सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है तो पूरी दुनिया एक इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब रियल एग्जांपल देख लेते हैं बेसल 3 नॉर्म्स का। बेसल 3 एक सेट ऑफ गाइडेंस है जो 20 ने ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए इम्प्लीमेंट किया। ये गाइडलाइंस बैंक को ज्यादा कैपिटल रिजर्व रखने के लिए कहता है ताकि अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो बैंक अपने ऑपरेशन को स्मूथली रन कर सके। इंडिया का आरबीआई भी बेसल 3 नॉर्म्स को फॉलो करता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, एफएसबी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए काम करते हैं। ये G20 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था और इसका मेन गोल है फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करना और उसमें जो रिस्क है उन्हें आइडेंटिफाई करना। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। एफएसबी को 2009 में G20 के इनिशिएटिव्स के तहत बनाया गया था। एफएसबी का फॉर्मेशन G20 के अंदर हुआ है। G20 वो ग्रुप है जिसमें दुनिया के 20 सबसे बड़े इकोनॉमीज शामिल थे। इसका मेन पर्पज है ग्लोबल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। एफएसबी का मेन काम है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को मॉनिटर करना। यह सिस्टम के रिस्क और वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है और रिकमेंडेशंस देता है कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज किया जा सके। एफएसबी को G20 के इनिशिएटिव के रूप में बनाया गया था। इसका मेन गोल था कि जो फाइनेंशियल सिस्टम ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे अनस्टेबल हो गए थे उन्हें स्टेबलाइज करना और फ्यूचर में ऐसा क्राइसिस को अवॉइड करना। एफएसबी में दुनिया के कई कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और इंडिया भी इसका एक्टिव मेंबर है। इसके मेंबर्स में सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल रेगुलेटर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। इंडिया के पास एफएसबी में 3 इंपॉर्टेंट सीट है। सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये लोग एफएसबी प्लेनरी में रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। एफएसबी का प्लेनरी बॉडी हाई रैंकिंग ऑफिशियल से बना होता है। इसमें आरबीआई, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। ये बॉडी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। एफएसबी का मेन फोकस है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना।